लाइव हो गए हम लोग अब। जी जी। नमस्कार, मैं महावीर सिंह रावत, डिजिटल सारथी से। आज का जो कार्यक्रम है जौनसार बावर सामाजिक संवाद, इसके पहले भी हमने कुछ जो है एपिसोड निकाले थे, कुछ और संवादों और सामाजिक संवादों में बातचीत हुई थी। आज का जो विषय है वो है विकास के लिए पारंपरिक पौराणिक संस्थाओं में संवैधानिक संस्थाओं का हस्तक्षेप। तो इसमें हमारे साथ जो है सबसे पहले जो जुड़े हैं मोहनलाल सेमवाल जी, ग्राम महेंद्रत से हैं। आप हनोल मंदिर के पुरोहित हैं। सेमवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं भारत चौहान जी, ये गांव बाड़ो से हैं, सदस्य लोक पंचायत और संस्थापक, गढ़ बैराट के संस्थापक भी हैं। 2017 से वर्तमान समय तक विधानसभा में सूचना अधिकारी हैं। अभी भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंद्राम राजगुरु जी हैं, ग्राम हनोल से, हनोल चात्रा से। ये वरिष्ठ सदस्य हैं, हनोल मंदिर समिति के, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पछवादुन प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। राजगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ी हैं, बचना शर्मा जी, ग्राम लाखा मंडल से, जो अध्यक्ष हैं जौनसार बावर जन कल्याण समिति की। बचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद जमाल हसन जी, दिल्ली से जुड़े हैं। आप पूर्व निदेशक हैं पुरातत्व विभाग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज का जो विषय था उस पर ये चर्चा थी कि जो हनोल मंदिर है और लाखा मंडल जो हमारे मंदिर हैं, इस पर जो है पुरातत्व विभाग या और कोई संस्थाएं जो है काम कर रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जो है इसमें परेशानी हो रही है, स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसमें पहले मैं सबसे पहले राजगुरु जी के पास आऊंगा। राजगुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा हनोल मंदिर की जो धार्मिक महत्वता है वो क्या है? देखिए रावत जी, सभी यहाँ पे बहुत वरिष्ठ जन इससे जुड़े हैं आपके डिजिटल सारथी कार्यक्रम से, और इससे जो लाइव जुड़े हैं उन सभी को भी सादर नमस्कार, और सभी गणमान्य महानुभावों को भी सादर नमस्कार, और खासकर आपको भी जो समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जन जागरूकता के लिए भी और चर्चा के लिए। आज जो विषय आपने चुना है, इस विषय को लेकर एक बहस भी चल रही है क्षेत्र में, और एक कहना चाहिए महासूदेव का मंदिर हमारे जौनसारी जनजाति, मतलब जो एक अलग संस्कृति है, जौनसारी जनजाति समाज के कुल देवता है, जिसको हम लोक देवता या न्याय का देवता भी कहते हैं। इसकी पूजा पाठ जौनसार बावर में वहां की जो सांस्कृतिक परंपरागत व्यवस्था है, तो उसके मुताबिक जो पीढ़ियों से चली आ रही वही व्यवस्था अभी भी कायम है जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यहाँ पर काफी पहले हस्तक्षेप जब भी हुआ होगा, वो जानकारी हमको अब पता चली है, इससे पहले लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं। काफी पहले से संरक्षण हो रहा है मंदिर का पुरातत्व विभाग द्वारा, और पिछले 20 सालों से एसडीएम चक्राता की अध्यक्षता में मंदिर समिति का भी गठन है, जिसमें जो मंदिर समिति के हक हकूकधारी हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उसके मेंबर्स हैं, और क्षेत्र के कई सोशल वर्कर भी उससे जुड़े हैं। विषय आपने कहा है कि भाई संवैधानिक संस्थाओं का हस्तक्षेप। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का एक अपना स्थान होता है, एक वैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का भी अपना अलग महत्व होता है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो आज यहाँ पर क्या है कि महासूदेव का जो मंदिर है, अगर हम अपने पूर्वजों के हिसाब से चलें, क्योंकि मैं खुद महाराज के राजगुरु परिवार से हूँ और वहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ, और हमारी कई पीढ़ियां बल्कि जो पुरोहित जी जुड़े हैं, मोहनलाल सेमवाल जी जो मंदिर समिति के सचिव हैं, अगर हम लोक गीतों को, पुरानी गाथाओं को, दंत कथाओं को सुने, तो ये कहा जाता है कि जो सेमवाल जी सचिव है मंदिर समिति के, इनके पूर्वज जो हुणा भाट रहे ब्राह्मण, उन्होंने ही म्यूट हो गया है, माइक म्यूट हो गया आपका।
में, क्योंकि बताते दानो जो नरभक्षी था उसके नरसंहार से जो क्षेत्र में आबादी घट रही थी, जैसा लोक गीतों में मिलता है, दंत कथाओं में उल्लेख मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, समूचे इलाके में सब लोग इसी बात को कहते हैं जिसको मैं कह रहा हूँ। तो इनके पूर्वजों ने महाराज को यहाँ पर लाया था। तो हम लोग जो परंपराओं से जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग राजगुरु मंदिर के वजीर साहब हैं, पुजारी जी हैं, ठाणी भंडारी हैं, डडवारी हैं, पिछनारे हैं, तो जो परंपरागत व्यवस्था से जुड़े लोग, उनके सबके काम बटे हुए हैं, सबके अपने अपने काम हैं। और सभी लोग जब से महाराज यहाँ पर विराजमान हुए तब से अपनी पूजा पाठ परंपरा का निर्वहन जो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। तो सही मायने में मासु देवते का जो असली संरक्षण है, तो वो स्थानीय ग्रामीणों ने किया है। पुरातत्व विभाग बाद में वहां पर आया, पहले स्थानीय ग्रामीण ही उस मंदिर का संरक्षण करते आए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आऊंगा आपके पास अगले प्रश्न पे। मैं सेमवाल जी के पास आऊंगा। सेमवाल जी, आप जैसे सचिव भी हैं, पुरोहित भी हैं हनोल मंदिर के, तो मंदिर का जो हनोल मंदिर की जो प्राचीन कार्य व्यवस्था है, जो पौराणिक कार्य व्यवस्था थी, क्या कोई उसकी क्या मान्यता थी, क्या उसमें कुछ बदलाव आए हैं? हाँ जी, वहाँ की सर्वप्रथम में तो आपको इस लाइव में जुड़े सभी लोगों को नमस्कार मेरा। और मैं वहाँ की जो प्राचीन व्यवस्था थी वो ये थी कि वहाँ पर वजीर थे जो वहाँ की व्यवस्था को देखते थे। और पुरातत्व विभाग का जो हस्तक्षेप बहुत बाद में यहाँ पर हुआ। जैसे कि मैं तो उसी परिवार से हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नजदीक आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, थोड़ा यहाँ की भी प्रॉब्लम है। मैं तो उसी परिवार से हूँ जिस परिवार ने हमारे वंशजों ने वासुदेव तक को यहाँ पर लाया। यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ पर वजीर थे, पुजारी थे, ठाणी थी, ढडवारी थे, कोई लोग जो है इस व्यवस्था को देखते थे। जबकि मंदिर समिति का जो गठन हुआ है 2001 में हुआ है। और पुरातत्व वाले भी बहुत पहले नहीं आए, इनको भी लगभग जो है 19वीं शताब्दी में आए हैं। 1930 में जो है विभाग का हस्तक्षेप इस मंदिर में हुआ है। उससे पहले तो यहाँ के स्थानीय लोग ही मंदिर की उसको देखते थे, मंदिर की व्यवस्था को, मंदिर की सारी उसको जो देखते थे। वहाँ की जो है रख रखाव, संरक्षण सब जो है मंदिर के लोग ही देखते थे। वहाँ के स्थानीय लोग करते थे। आज पुरातत्व वाले वहाँ पर जो है अपना संरक्षण करके अपने मनमानी कर रहे हैं। तो वहाँ की हमारी सर कार्य व्यवस्था, वो तो कि पुरातत्व विभाग तो आज आया है, वो तो मैं पुरानी प्राचीन कार्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो पुरानी कार्य व्यवस्था थी, क्या उस मतलब उसके मायने थे जो आज मतलब कुछ बदलाव आया है उसमें? हाँ, पुरानी कार्य व्यवस्था ये थी कि जैसे वहाँ पर जो है वजीर होते थे, तो वजीर लोगों के हिसाब से वहाँ पर जो है सब चलता था। आज जो है मंदिर समिति बनी है, तो मंदिर समिति ने जो है वहाँ की व्यवस्था कुछ और तरीके से चला दी। तो अब जैसे कि इस मंदिर को तो हमारा जौनसार बावरी नहीं, जिला उत्तरकाशी का, बंगाण का पर्वत का क्षेत्र है। और हिमाचल प्रदेश के जो है हमारे जिला सिरमौर, जिला शिमला, तो ये सब लोग थे। तो ये सब लोग यहाँ पर कूट लेकर के आते थे। यहाँ पर की जो व्यवस्था थी वो और तरीके से थी, पुरानी व्यवस्था। अब आज जो है समिति ने इसको नए ढंग से करा है। अब यहाँ पैसा भी एकत्रित हुआ है, यहाँ पर कार्य भी हो रहे हैं। तो नई व्यवस्था में काफी अंतर हो गया है, काफी डेवलपमेंट हो रहा है। आज की जो नई व्यवस्था हुई है यहाँ पर, मतलब नई व्यवस्था आ गई है, पुरानी व्यवस्था कुछ जो है बदल दी गई है समय के अनुसार। मैं सही जमाल साहब के पास आऊंगा। सर, पुरातत्व विभाग ने किस सन में हनोल जो मंदिर है उसको कब जो है पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में आया? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये 1861 में अंग्रेजों ने इस डिपार्टमेंट को कायम किया था। भारत देश की धरोहरों के संरक्षण के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे कानून बनाए। और जहां तक हनोल का सवाल है, वो 27 दिसंबर 1920 को इसका नोटिफिकेशन हुआ। मतलब केंद्र सरकार ने इसे डिक्लेयर किया एज ए नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, यानी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। 1920 से डिक्लेयर किया, यानी 1920 दिसंबर से ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जिम्मेदारी हो गई। इस मंदिर के का स्वरूप वैसा ही हो, इसका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस जमाने से लेके और 2001 तक समझिए आप, ये आगरा मंडल के अंडर में था।
यानी आगरा का मतलब है कि पूरा समझिए आधा उत्तर प्रदेश और आपका ये पूरा उत्तराखंड ये आगरे सर्किल से कंट्रोल होता था। और इसका एक ही संरक्षक सहायक होता था जो बैठता था देहरादून में। उस देहरादून वाले को पूरा गढ़वाल रीजन के सारे स्मारक उसके देखना, उसकी मरम्मत कराना सब उसकी जिम्मेदारी थी। आप समझिए। दूसरा अल्मोड़ा में ऑफिस था, यानी पूरे उत्तराखंड में 2 ही दफ्तर था। इसकी वजह से लेके 1920 से लेके और समझिए जब से आपका उत्तराखंड बना है उस स्मारकों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका, क्योंकि आगरे का स्टाफ वही ताजमहल, वहाँ के किले को, वहाँ बहुत सारी इमारतें हैं, उसी को मेंटेन करने में, उसी के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में व्यस्त रहते थे। तो पहाड़ों के मॉन्यूमेंट बहुत निगलेक्ट हुए। 27/12 जब ये नया स्टेट बना, माफ कीजिए, 27/12/2020 में 1920 लाखा मंडल दोनों ही थे, हनोल मंदिर का ही बात जी जी हनोल 1920 में 27 दिसंबर 1920 में हनोल और लाखा मंडल दोनों ही आ गए थे या हनोल ही मंदिर? नहीं, लाखा मंडल भी हमारे विभाग के अंदर में आ गया था, लाखा मंडल भी आया था, हनोल भी आया था। लेकिन जहां तक कंजर्वेशन का सवाल है और उसके प्रिजर्वेशन का सवाल है, जब ये देहरादून सर्किल बना यानी 16 जून 2003 को देहरादून मंडल जब भारत सरकार ने कायम किया तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई। तो मैं अपनी पोस्टिंग के दौरान में सबसे पहले वहां गया। अपनी कोशिश मेरी ये थी कि हम हर मॉन्यूमेंट को देखें कि किस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। उस वक्त हमारे पास भी बहुत ही कम स्टाफ था, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्मारक तो थे 42, लेकिन स्टाफ बहुत गिनती के 10-15 स्टाफ थे, और जो कंजर्वेशन करने वाले वो मेरे पास 2 ही थे। अब इतना बड़ा उत्तराखंड देख लीजिए, जागेश्वर जहाँ 124 मंदिर का ग्रुप है, कटारमल, गोपेश्वर से लेके बहुत सारी, इवन देहरादून में और भी मॉन्यूमेंट है, कालसी वगैरह है आपके। तो हमने धीरे धीरे वहां पर काम स्टार्ट किया। मैं अपने पीरियड का बताता हूँ, जो मैंने शुरुआत की 16 जून 2003 से और 2008 साल तक था। 5 साल में मैंने हनोल में कोशिश की कि जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है किया। और मैं आज भी सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ के निवासियों ने, चाहे वो लोकल हों, चाहे आसपास के हों, चाहे यूनिवर्सिटी वाले हों, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कुमायूं, हर आदमी ने हमको बहुत ही कोऑपरेट किया, हमारी बहुत मदद की। इसकी वजह से मैं वहाँ पे काम कर पाया। तो बिल्कुल आपने बताया कि 2003 से आपने शुरुआत करी थी। मैं भारत चौहान जी के पास आऊंगा। सर ये आप म्यूट है सर। 2001 से इन्होंने शुरुआत करी यहाँ पे, 1920 से करी है। यहाँ पे जौनसार बावर में और कौन कौन सी जगह थी जो पुरातत्व विभाग ले सकता था? सबसे पहले तो मैं डिजिटल सारथी के माध्यम से जो ये प्रयास किया गया है, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ श्रीमान रावत जी का। और आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे लगता है कि जौनसार बावर में जो आजकल समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रही है, जो आजकल लोगों में चर्चा का विषय है, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के डिजिटल सारथी ने हम सब लोगों को एक मंच पे बुलाया है। और इस पैनल में आपने जिन लोगों को बुलाया है, मैं उनका इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम हनोल में सेमवाल साहब की बात करें तो जिस प्रकार से हमने हनोल महाशु मंदिर को धरोहर माना है, हमारा ये परिवार भी एक धरोहर के रूप में हमारे सामने आज भी विद्यमान है। इस पैनल में आपका आना हम सब लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। चंद्रराम राजगुरु जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से लगातार हनोल को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का काम किया। पुरातत्व विभाग आज भले ये चर्चा कर रहा होगा, हमने बहुत उसमें काम किया भी होगा, उस विषय में मैं आऊंगा। और बचना शर्मा जी, लाखा मंडल से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, तो इस रूप में आप हमारे बीच में हैं। और जमाल साहब, बहुत अच्छा आपने किया है, जमाल साहब का आना जरूरी था। जमाल साहब के कार्यकाल में मैं उनके कार्यालय में भी गया हूँ, कुछ और जगह की भी चर्चा की है। रावत जी, आपका प्रश्न था कि आज 100 साल, ठीक 27 दिसंबर को ठीक 100 साल पूरे हो जाएंगे, जो जमाल साहब ने अभी आंकड़े हमारे सामने रखे हैं, जो सन और तारीख आपने हमारे सामने रखी है कि तब हमने अपने अंडर में हनोल और लाखा मंडल को ले लिया था। और आपने कहा है कि कुल उत्तराखंड में 42 ऐसे स्मारक है जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ने अपने अंडर में लिया है। मैं एक तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जमाल साहब के ही कार्यकाल में, मेरे पास वो कागज यहाँ भी रखे हैं, मैं इनके कार्यालय में गया था, चूंकि हम जैसे और भी बहुत सारे लोग आते होंगे। हनोल का माशु देवता का मंदिर वो ठीक है, जहाँ जरूरत थी आपने उसको सर्वेक्षण के नाते, उनके संरक्षण के नाते, पुरातत्व धरोहर के नाते आपने रखा होगा, परंतु ऐसे और भी बहुत सारे स्थान ऐसे थे
जैसे हमारा गढ़ बैराट पर्वत, जिसके नाम से हम विगत कई वर्षों से समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं, और 6ठी-7वीं शताब्दी की उस कुएं में ईंटें हैं जहाँ की महाभारत और रामायण से उसकी कहानी जुड़ी है, महाभारत से बड़ी कहानी जुड़ी है उस गढ़ बैराट पर्वत की। मैंने निवेदन आप किया था, पर समाचार गड़बड़ा समाचार के दायरे में नहीं आ पाया। संपादक भी हैं। जी जी जी, वो इस दायरे में नहीं आया। और मेरा रावत जी, मेरा सौभाग्य है कि जौनसार बावर की दिवंगत विभूतियां और जौनसार बावर में तीर्थाटन और पर्यटन, मैंने 2 पुस्तकें प्रकाशित की है। जब मैं जौनसार बावर तीर्थाटन और पर्यटन की बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्थान है जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अपने अंडर में लेना चाहिए था, उसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए था। परंतु जो एक जीवंतता है, जिसको हम स्मारक भी नहीं कहना चाहिए, अनोल का लाखा मंडल और अनोल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही ऐसे स्थान है जहां नियमित आरती है, नियमित पूजा है। लोगों के, मैं तो ये कहूंगा कि जो लोगों की आस्था थी, जो लोगों की मान्यता थी, कहीं ना कहीं, ठीक है, पुरातत्व विभाग ने 100 साल पहले से इसको संरक्षित करने का काम किया, हो सकता है इसमें कुछ अतिक्रमण होता, उसमें रोकने का आपने काम किया, परंतु 100 साल से मुझे तो ये लगता है कि आज भी हम लाखा मंडल के और अनोल के विकास की बात करते हैं। आज हम किसी भी अन्य तीर्थ पे जाएं तो बहुत चकाचौंध की व्यवस्था है। एक पानी की टोटी भी अगर बदलनी पड़ती है तो जमाल साहब, डायरेक्टर साहब को उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। बगल वाले किसी मकान की छत उड़ जाए तो वो छत तब ढकेगा अपनी, जब जमाल साहब का डिपार्टमेंट उसके लिए अनुमति देगा। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, मेरा एक तो कहना यह था कि कुछ और भी ऐसे महत्वपूर्ण जगह है जिनको पुरातत्व विभाग को लेना चाहिए था, जो नहीं लिया, और हो सकता है कि मंदिर सुरक्षित इमारतों में नहीं। जी बिल्कुल, उसको थोड़ा बताइए कौन कौन सी जगह है, क्योंकि 2 ही जगह चिन्हित कर रखी है, हनोल और लाखा मंडल, थोड़ा और बताइए। मैं यही चाह रहा हूँ। उत्तराखंड में मैंने जब जौनसार की तीर्थाटन और पर्यटन पुस्तक लिखी तो मैं उत्तराखंड के अन्य मंदिरों में भी बहुत जगह गया। 1244 ऐसे मंदिर उत्तराखंड में हैं जो हनोल की तर्ज पर ही विकसित हुए हैं, जो इस प्रकार के मंदिर है। एक तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिर हनोल और लाखा मंडली क्यों लिया आपने, जो 1244 और मंदिर थे उनको क्यों नहीं लिया। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मंदिर तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जिस प्रकार का व्यवधान, जिस प्रकार का काम ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वहां प्रारंभ किया है, तो मंदिर की आस्था तो तार तार हुई है। चाहे वो ये कल परसों का प्रकरण हो, जब वहां सारा जिस प्रांगण में हमारे देवी देवताओं को हम सदियों से नचाते आए, उसमें तुम गड्ढा कर रहे हो, उसमें तुम क्या बनाना चाह रहे हो, मुझे इसका पता नहीं है। लोगों की आस्था के साथ वास्तव में कुठाराघात हुआ है। मेरा मानना यह है कि जो रावत जी में से प्रश्न कर रहे हैं, देवी थला के मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। लाखा मंडल के बाद हम गढ़ बैराट तो कहते हैं कि पांडव जब वहां से निकले हैं, वो एक शोध का विषय होगा, पुरातत्व विभाग उस बात को नहीं मानता होगा। तो गढ़ बैराट है, गढ़ बैराट के बाद रणतंबा पर्वत है, जहां पर कहते हैं कि आज भी जो वो वृक्ष है जिसमें उन्होंने धनुष बाण अपने पांडव लोगों ने उसमें अपने लटकाए थे। गढ़ बैराट पर्वत के बाद एक और है जिसको हमने गढ़ कहा है, जो ठीक लखवाड़ के सामने, जहाँ कहते हैं कि जब शामुशा राजा वहां से तो फिर वहां बसे। आज जो बैराटगढ़ का किला है जो जमुना जी तक जाता है, उसकी ईंटें लोग कोई 6ठी शताब्दी की बोलते हैं, कोई 8वीं शताब्दी की बोलते हैं। हम अगर लाखा मंडल की और उसकी बात करें तो ये भी 10वीं 11वीं शताब्दी का हम उल्लेख करते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है जमाल साहब के डिपार्टमेंट से, क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपने बड़ी सेवाएं की, मैं उसका आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा इतना कहना है कि अब भी आप डिपार्टमेंट को प्लीज इतना बता दीजिए कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने सदियों से, आप तो 100 साल पहले आए हैं, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा है कि 10वीं सदी का, यानी उससे 100 साल पहले वहां के लोगों ने इसका संरक्षण किया होगा। जब 100 साल पहले भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण नहीं था, तब इसका संरक्षण किसने किया, मैं जानना चाह रहा हूँ। और आज पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आ रहा है, जो हम वहां कुछ करवाना चाह रहे हैं, मंदिर समिति का पैसा है, उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चौहान जी, मैं रावत जी पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप, मैं सबको सुनूंगा। मैं दोबारा यही कहना चाह रहा हूं कि आज हम बद्री केदार जाते हैं, आज हम गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, समुचित सब व्यवस्था है, और शायद मुझे नहीं लगता कि बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री आपके पास है, और यदि है तो कृपया मुझे बताएं, मेरी जानकारी और दुरुस्त हो जाएगी। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर आज अनोल मंदिर का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, अनोल मंदिर का जिस प्रकार से वहां का सौंदर्यकरण होना चाहिए, जिस प्रकार की व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी, वो अगर नहीं हुई है तो उसका दोषी पुरातत्व विभाग है। बिल्कुल, मैं जमाल साहब आपके पास आऊंगा। कहना यह है कि हनोल और लाखा मंडल को ही लिया गया है, क्यों जो नहीं, पुरोला भी लिया गया है। देखिए, पुरोला एक साइट है, जी जी जी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने खुदाई किया था, पुरोला भी उसी क्षेत्र में आता है। वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि आज की डेट में करीब 4,500 जी। स्मारक जो हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में है। 4,500 पूरे देश में? बस एक लाखामंडल भी है, हनोल भी है, पूरे कालसी भी पूरे है। देश में है ना ये 16। संख्या, पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में 4,500। हाँ। यहाँ आप समझे, पूरे देश में 4,500। असल में क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उन्हीं स्मारकों पे काम कर सकता है जो जी। हमारा नोटिफाइड है, यानी जो केंद्र के अंडर में है, जो नोटिफाइड मॉन्यूमेंट हम उसी पे काम कर सकते हैं। सर देखिए, मतलब दो ऑफिस है। भारत जी का यही कहना सवाल था। होगा। भारत जी की बात जो मैं समझ पा रहा हूँ वो जी, ये था कि मेरा एक सवाल दो है। ही जो है मंदिर ही क्यों लिए गए, और भी नहीं, स्मारक थे ऐसे, गढ़ मैं विराट की बात करिए, हाँ, उनको भी नहीं, चयनित कर लिया जाता। नहीं, मेरा वो एक आप बिल्कुल सवाल सही है। कह रहे हैं, महावीर लेकिन जी, मैं मेरा एक बताता हूँ सवाल है। 90% मॉन्यूमेंट अंग्रेजों ने ही डिक्लेयर किए हैं। जी। हम लोगों ने महावीर जी, मेरा एक सवाल 1947 है। के बाद से मुश्किल से जी, जी। 10 या 15% मॉन्यूमेंट महावीर उसमें जी, और इजाफा किया। उसकी जी। कई वजह हैं। महावीर जी, मेरा एक सबसे सवाल बड़ी है। वजह है स्टाफ की। देखिए हाँ, बताएं, राजगुरु जी मैं आ रहा हूँ आपके हाँ, पास। जी देखिए हाँ, सबसे राजगुरु जी बड़ी बताइए। दिक्कत आती है स्टाफ की। आपको डिक्लेयर तो अगर आपने कर दिया और उस जी। पर कोई काम नहीं किया तो बेकार है। मैं स्टाफ भी तो इसी चाहिए, विषय पर मॉन्यूमेंट बोलना अटेंडेंट चाहूंगा। चाहिए, उसके लिए क्लीनर चाहिए, उसके लिए कंजर्वेशन असिस्टेंट चाहिए। स्टाफ की कमी, समझिए, हमारे पास जो सैंक्शन पोस्ट है उस हिसाब से नहीं है कि हर मॉन्यूमेंट पे स्टाफ हो। बिल्कुल बिल्कुल। राजगुरु जी आऊंगा आपके पास, बताइए क्या आपका मैं कोई सवाल था? मैं एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण करना चाहूंगा। जैसा जमाल साहब ने कहा, भारत भाई ने बहुत अच्छा कहा जी। कि अगर आज हम महासू मंदिर, हनूल और लाखा मंडल को आज हम उत्तराखंड में भी पहचान नहीं दिला पाए, जो वास्तविक सच्चाई है। जी। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आज विश्व प्रसिद्ध धाम है। वहां आज विश्व का आदमी आता है। जी। आपकी जानकारी में होगा, हर आदमी की जानकारी में होगा। लेकिन आज आप देखिए, एक प्रोटेक्ट एएसआई मोन्यूमेंट जो हनूल, लाखा मंडल, अशोक शिलालेख, जगत ग्राम और पुरला की जो बात जमाल साहब ने कही, इनको जो प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट किया है, आज उत्तराखंड में भी पहचान एएसआई इसको नहीं दिला पाया। प्रदेश के अंदर अगर आप कुमाऊं में जाएंगे, बागेश्वर जाएंगे, पिथौरागढ़ जाएंगे, पौड़ी जाएंगे, मैं तो घूमा, वहां लोग जानते ही नहीं है महासू मंदिर के बारे में। मैं आपको बताऊं, वहां लोग गोलू देवता को मानते हैं बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ महासू देवता को मानते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमारा जो इसका प्रचार प्रसार का विषय है, जब तक हम किसी अपने धरोहर की पहचान उसको नहीं उजागर कर पाएंगे। जो महासू मंदिर को पहचान मिली वो मीडिया के क्षेत्र में जब हम आए, सोशल मीडिया का जब जमाना आया, और जब कुछ बुद्धिमान क्षेत्र के लोग जैसे रतन सिंह जौनसारी हैं, मेजर जयपाल सिंह राणा जी हैं, इन लोगों ने जब उस पर किताबें लिखी, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जब इन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में महासू देवता की जो किद्वंती गाथाओं का वर्णन किया, तब लोगों को कहीं जाके इसका पता चला। मैं आपको बताऊं, जैसा जमाल साहब ने कहा कि ब्रिटिश शासन में हमने इसको लिया, तो मैं आपकी जानकारी में ले आऊं सर कि 1871 में आपने कहा कि भाई ब्रिटिश शासन में लिया। मैं आपको बताऊं कि 1858 में पन्नालाल सेटलमेंट आया और उसमें अंग्रेजों ने जौनसार भावर के लोगों को बाकायदा राइट दिए। उनको पन्नालाल सेटलमेंट के तहत आज भी रिजर्व फॉरेस्ट की लकड़ियां घर इमारत बनाने के लिए मिलती है। आप सोचिए कितने पहले से लोग वहां रह रहे हैं। जी जी। दो कानून वहां ब्रिटिश शासन में बनाए, वाजिबुल अर्ज, दस्तूरुल अमल। जौनसार बावर के लिए कानून वहां की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के हिसाब से बनाए गए। तो आप सोचिए, तो आप तो 1871 में, 1858 तो ब्रिटिश शासन ने ही वहां की संस्कृति पर कानून, जो आज भी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया। 1992 में जब माफी पेड़ों पर रोक लग गई थी, तो महाराजा मानवेंद्र शाह सांसद थे। लोगों ने कहा साहब ये तो हमारे राइट हैं, जंगलों की सुरक्षा हमने की है, वन विभाग बाद में आया है। और तब वाजिबुल अर्ज और दस्तूरुल अमल जो कानून वहां लागू किए गए जौनसार बावर की सांस्कृतिक व्यवस्था को देखते, इस पे थोड़ा आएंगे तो आपका जो उनको फिर वहां पर दिए गए। तो आज जो विषय आया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब हनूल, लाखा मंडल को लिया, तो मंदिरों में मेरे ख्याल से पुरातत्व विभाग का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं खुद मंदिर से जुड़ा हूं। क्योंकि वहां नियमित पूजा अर्चना होती है, वहां लोगों की भावनाएं होती है, उनके अपनी सांस्कृतिक चीज त्योहार होते हैं जी। और स्मारकों पर अलग बात है कि वहां एक शोध का विषय है, बड़ी एजेंसी है, शोध करेगी, अच्छी बात है, हमको जानकारी मिलेगी। और दूसरा, आप ये देखिए कि महासू मंदिर का जो प्रांगण है, देखिए आज कितना लोग नाराज हैं। जो प्राचीन कालीन प्रांगण है, पुरातत्व विभाग का काम है पुरानी चीजों को संरक्षित करना, उसको रखना, ना कि उसका स्वरूप बिगाड़ना। आज जो वहां स्थिति हो रही है, आप देखो, आप किसी से भी जौनसार बावर में पूछिए कि वो जो ग्राउंड है,
वो आज का नहीं है, उसपे कई पीढ़ियां खप गई। 7वीं 8वीं पीढ़ी का मैं व्यक्ति हूँ जिसके हमारे पास रिकॉर्ड है। 1872 में भी हमारे पूर्वजों के नाम जमीन थी, उसके रिकॉर्ड है मेरे पास। आऊंगा राजगुरु जी, बिल्कुल आऊंगा। अगर बंदोबस्त हुए तब भी पुरातत्व विभाग के आने से स्थानीय लोगों का मानना है कि खासी परेशानी हो रही है। मतलब आप तो 2016 में रिटायर हो गए हैं। असल में देखिए ऐसा है ना, कई बार जो है हम बातचीत ठीक से नहीं कर पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखिए बताएं, जैसे मैं लाखा मंडल का एग्जांपल दूं, है मैं एक ये भी दिखा रहा था कि देखिए ये बुकलेट हमने छापी थी, देखिए लाखा मंडल की भी ये भी है। इसमें मैंने जो खुदाई की वहां पे लाखा मंडल में हमने खुदाई की, खुदाई में जो भी चीजें निकली, देखिए इतने सारे मंदिर लाखा मंडल के, देखिए डेट दी मैंने। वो बात बिल्कुल सही है साहब की, जो मतलब तो जो खुदाई में बता निकला रहा हूँ। देखिए छोटी मोटी दिक्कत ये आती है कि जैसे वहां के जो लोकल निवासी थे उनका ये कहना था कि लाखा मंडल जब ये मंदिर बना था तो यहाँ से इतनी किलोमीटर दूरी पे फला गांव है और उस गांव के ही कारीगर इस पे काम करेंगे, आप देहरादून से या कहीं बाहर से कारीगर नहीं ला सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जिस गांव के कारीगर बुलाइए हम उससे काम करा लेंगे। वो उस गांव के कारीगर आए, देखिए मैं पहले सुनिए गौर से, आ गए कारीगर। उसके बाद वो शिखर के ऊपर चढ़े और वो समझिए कि 8:30 बजे चढ़े और समझिए कि 10:30 11 बजे नीचे आ गए शिखर से। उसके बाद दोबारा उस पर नहीं गए। तो मैंने पूछा तो कहने लगे साहब चूंकि मुझे पेशाब लगा था, आप समझ गए, अब नीचे आने के बाद मैंने पेशाब कर लिया और मैंने खाना खा लिया, अब मैं शिखर पे नहीं चढ़ सकता हूँ। सरकार, भारत सरकार में 8 घंटा काम करने के पैसे हैं जो रेट है, आप समझिए। लेकिन आप यकीन माने वो जितने कारीगर थे कोई भी 3 और 4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं काम किया, लेकिन मैंने उनको पूरे दिन का पैसा दिया, जस्ट बता रहे। लेकिन वो रिस्क मैंने अपने ऊपर लिया। मेरा ये वो था कि मुझे काम कराना है, चाहे जैसे पहले के लोगों ने नहीं कराए वो उसके जिम्मेदार है। मैं जब भेजा गया हूँ, मिनिस्टर साहब जगमोहन साहब ने मुझे बड़ी उम्मीद से भेजा है तो मैं कुछ करके दिखाऊं उनको। वो बात बिल्कुल सही है साहब की, मतलब जो अधिकारी जैसा होगा, आप जैसे अधिकारी होंगे तो काम उसी तरीके से होगा, लोकल स्तर पे काम होगा, वहाँ की जो है रीति रिवाज को समझा जाएगा। बिल्कुल साहब, आप लाखा मंडल भी पता कर लीजिए। बचना शर्मा जी जुड़ी हमारे साथ। बचना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपका माइक म्यूट हो गया है बचना जी। बचना शर्मा जी, हाँ नहीं, इनका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर दीजिए आप। मैं राजगुरु जी के पास आऊंगा। राजगुरु जी ठीक है, खुदाई हो रही है, परेशानी क्या है फिर? नहीं देखिए, परेशानी किसी बात की नहीं है, ये धार्मिक आस्था और भावनाओं के साथ का सबसे बड़ा प्रश्न है। जो लोगों का कहना है, जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि, मंदिर समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं, पुरातत्व विभाग को जब कोई प्रोजेक्ट बनाना था, पुरातत्व विभाग को कोई प्रोजेक्ट टनोल का बनाना था, तो कम से कम जो स्थानीय लोग, जो मंदिर की परंपरागत व्यवस्था से जुड़े लोग हैं और जो वहां मंदिर समिति के लोग हैं, आप बताइए उनको हनोल के बारे में ज्यादा पता होगा या दिल्ली में, देहरादून में बैठे लोगों को ज्यादा पता होगा? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है कि मैं अभी आगरा की सुनिए, आप आगरा लाल किले की तर्ज पर हनोल का डिजाइन या वहां का ब्लूप्रिंट या वहां का क्या कहते हैं आर्किटेक्ट डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां की परंपराएं भिन्न है। बचना शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बचना शर्मा जी, हाँ गायब हो गए। आप ये देखिए, मैं भारत चौहान जी के पास आऊंगा। चौहान जी, खुदाई भी हो रही है, सौंदर्यीकरण चल रहा है, तो इसमें क्या है, मतलब क्यों परेशानी हुई इसमें, मतलब किस तरीके से? ऐसा है कि क्या मतलब सौंदर्यीकरण नहीं करना चाहिए या किस हिसाब से? मतलब विषय सौंदर्यीकरण का नहीं है महावीर जी, आप पहले चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले सौंदर्यीकरण तो मंदिर समिति भी कर रही है, पुरातत्व विभाग भी कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो उसका प्राचीन स्वरूप है, जैसा भारत जी ने कहा, जो पौराणिक स्वरूप है, जो सदियों से लोगों ने देखा है, जिस पर व्यवस्था बनी, उसको नहीं बदला जाए। आप देखिए कि आज अगर आप देखेंगे, मैंने जब परसों PSI के साथ बैठक SDM चक्राता ने ली थी, वो मंदिर समिति के पदेन अध्यक्ष, सारे कमेटी के लोग हम वहां थे, हमने इनका जो था क्या कहते हैं, नेटवर्क डिस्टर्ब, तो उसको जो बना रखा डिजाइन, उसमें जैसे बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल ठीक है, आप ऊंची कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पहले भी की है।
और जो कुंगवाड़ है महाराज की, जिसको फुलवारी कहते हैं, वहां पर नगराज के फूल होते हैं और वो प्राकृतिक रूप से होते हैं और वो एक समय पर ही होते हैं। और उसकी जो नगराज की पातरी है वो महाराज के यहाँ एक निर्धारित समय नवंबर से फरवरी के बीच में चढ़ती है। ठीक है साहब, अगर उसको 2-3 फुट बहुत ज्यादा गहरा खोद देंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह नगराज के फूल होंगे या नहीं होंगे। एक दूसरा विषय, चालदा महाराज का जो भंडार है, चालदा महाराज का भंडार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है इनके प्रोजेक्ट को। तो जो चालदा महाराज का भंडार है वो प्राचीन कालीन भंडार है, किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि भंडार कब का है। उसको अगर आप तोड़ के 2 मंजिल से 1 मंजिल कर रहे हैं तो आप तो उसका स्वरूप खत्म कर रहे हैं, तो फिर पौराणिक चीज क्या रह गई। दूसरा, जो ग्राउंड है महाराज का जिसके अंदर जागरा होता है हर साल हरतालिका तीज पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को, जिसमें करीबन 20,000 की गैदरिंग होती है जौनसार बावर से और हिमाचल सिरमौर बंगाल से, जो हजारों लोग वहां रात लगाने आते हैं क्योंकि महासू देवता मंदिर में रात लगाने की परंपरा है। वहां पर रात्रि जागरण करते हैं। उसके अंदर जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है, जो तांदी नृत्य होता है ढोल बाजे के साथ, वो मंदिर के अंदर होता है। ठीक है साहब, वो ग्राउंड को आप गहरा करके 3-4 फुट नीचे ले जा रहे हैं, उसका भी प्राकृतिक स्वरूप खत्म हो रहा है। उसको आप स्टेप में ले जाएंगे, 2 स्टेप में ले जाएंगे, बहुत नीचे ले जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि साहब मंदिर को पानी से हम बचा रहे हैं। तो भाई पानी से बचा रहे हैं उसके लिए तो बहुत से ऑप्शन है, वो तो सिविल इंजीनियर से राजगुरु जी का मतलब स्थानीय लोगों का कहना यह है कि जो प्राचीन स्वरूप है मंदिर का, अगर वहां पे इस तरीके का निर्माण होता है, सौंदर्यीकरण होता है, तो कहीं वो जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। देखिए नहीं मैं बताऊं आपको, देखिए यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए सर, जो गार्डन आपने बनाया ना बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए यही थोड़ी सी, जब मेले लगेंगे तो सारे फूल टूट जाएंगे। ये देखिए यही तो कम्युनिकेशन गैप है। मैं अपने विभाग के लोगों को जानता हूँ। देखिए मैं बताऊँ और भी बता दूं, देखिए मैं बताऊँ आपको, विभाग ने वहाँ पर एक शौचालय बनाया। देखिए सुनिए आप, पुरातत्व विभाग ने एक शौचालय वहां पर बनाया। ठीक है सर, आरसीसी का शौचालय बिल्कुल प्रोटेक्ट मोनूमेंट से 20 मीटर की दूरी पर है। हाँ, किनारे बनाया, नदी की तरफ बनाया गया और लेंटर वाला है। गांव वाला तो एक टीन नहीं ठोक सकता, कहते हैं कि भाई इससे पौराणिक चीजें खत्म होगी, और वहां लेंटर वाला शौचालय बन रहा है। नहीं वो देखिए मैं बताता हूं, वो शौचालय कैसा है सर, 1 मिनट आपकी बात रुकेगी, माफी चाहूंगा। उस शौचालय को ऐसा बढ़िया बनाया, किस इंजीनियर ने बनाया मुझे नहीं पता, वहां टॉयलेट करने के लिए ईंट साथ ले जाने पड़ती है तब आप टॉयलेट कर सकते। दूसरा, पुरातत्व विभाग ने अपने विभाग के लिए एक स्टाफ क्वार्टर वहां पर बनाया, वो जगह हमने दी पंचायत ने। हाँ, पंचायत ने दी, मुझे ही दी थी। अगर हम आपको सपोर्ट न करते तो जब 10 लाख रुपए वहां खर्च हो गए तब पुरातत्व विभाग को याद आई कि जमीन खराब है, तो सरकार के तो 10 लाख डूब गए। तो आप सोचो ना, मतलब कोई ऐसा चीज करिए ना जिससे भविष्य में दिक्कत ना आए। देखिए मैं यही कहना, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, कि मतलब ये लोग जो है वहाँ पे स्थानीय लोग या समिति जो कुछ कर नहीं पा रही है, करने नहीं दे रहे हैं पुरातत्व वाले, क्या देखिए आप यकीन मानिए, ये मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है। देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए ये हमारी डिपार्टमेंट की भी कमी है। हालांकि जो लड़का वहाँ पे रावत, MS रावत जो काम कर रहा है, वो मेरे साथ राजस्थान में काम किया है, उदयपुर में। कुंभलगढ़ जैसे किले का मैंने उसको चार्ज दे रखा था। इतना जबरदस्त वर्कर्स है। मैंने ही उससे रिक्वेस्ट की कि बेटा अब तुम रहने वाले उत्तराखंड के हो, अब राजस्थान में बहुत साल काम कर चुके, अब तुम ट्रांसफर करा के यहाँ आ जाओ उत्तराखंड में और यहाँ काम करो, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तो वो भी बहुत अच्छा वर्कर है, वहाँ का जो इंजीनियर है वो भी बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन गैप देखिए थोड़ा बता दीजिए मैं बताता हूँ। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये काम है कि उसके ओरिजिनल स्वरूप को वैसे ही कायम रखे। हम हैं, वी आर जस्ट लाइक रफूगर। जैसे रफूगर आपके कपड़ा फट जाता है, उसको रफू करता है कि अगला उसको बता न सके कि ये कैसे है। आपको मालूम है 50% पत्थर ताजमहल के बदले जा चुके हैं। आप खड़े होकर एक बता नहीं सकते कि कौन सा पत्थर बदला गया है। लाल किले को आप देख लीजिए, कुतुब मीनार को देख लीजिए, अजंता को देख लीजिए आप, हैं, और आपके जगन्नाथपुरी को देख लीजिए। एक अपना रिकॉर्ड है। नहीं देखिए, हम लोग स्वरूप को बिगाड़ने के लिए कतई नहीं काम करते। हमारा काम ही उसको, सर यहाँ पे स्वरूप को बिगाड़ने वाली, जमाल साहब यहाँ पे स्वरूप को बिगाड़ने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये है कि अगर स्थानीय लोग कुछ करते हैं, देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपके कटारमल का ही है। ये 200 साल पुराना ये बरगद के पेड़, बिल्कुल आपने अभी मुझे दिखाया था, से खोल के नीचे आप देखिए तो बहुत अच्छा काम किया है। कहना ये है कि खोल के बनाया गया है, ऐसा नहीं है।
चौहान जी देखिए हर साल की रिपोर्ट होती है, भी कुछ सौंदर्यीकरण हर कर साल रहे year थे, wise। थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज आप। आप उनको भी दोबारा शायद प्रश्न रखा गया करिए, वहाँ पे। जी आप दोबारा प्रश्न करिए। ये पुरातत्व विभाग जमाल साहब कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं पे, तो अगर कोई और लोग करते हैं काम उनको रोका जाता है, बाधित कर दिया जाता है। जमाल साहब कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, तो शायद रामशरण नौटियाल जी भी वहां पे कुछ सौंदर्यीकरण कर रहे थे, उनको भी कुछ रोका गया। मैं वरिष्ठ हमारे पत्रकार चंद्रराम राजगुरु जी और जमाल साहब को भी सुना है, और बीच बीच में महावीर भाई अपनी बात रख रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आस्था और श्रद्धा भी कुछ हम उससे मानते हैं तो उसको मानना भी पड़ेगा। दूसरा विषय जमाल साहब मेरा यह है कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो पुराना स्वरूप है सेम उसी स्वरूप में हमने उस चीज को प्रस्तुत करा है, उसी को रखना है। जमाल साहब, जिस अनमोल की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रांगण को खोदा जा रहा है, जहां पर, या तो मुझे ये बताइए कि उस खुदाई में आप कुछ चीज ढूंढ रहे हैं और कुछ चीज मिल रही है, तब हम तो स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उस खुदाई में कुछ नहीं मिल रहा, जैसे चंद्रराम भाई ने कहा है कि उस प्रांगण में हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस पे चरण पड़े हैं। आज हम जी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं जुड़ता हूँ, वो चार्जिंग खत्म हो गई। भारत चौहान डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं राजगुरु जी आपके पास आऊंगा। जी 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 जी। अब ये सवाल ये है, जी सवाल ये है, बल्कि परसों जो बैठक हुई उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के रावत जी भी थे, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, शायद मई में रिटायर भी हो रहे हैं, जो जानकारी हाँ जी जी, और अच्छा लोग हैं, बता रहे थे, और इंजीनियर साहब भी थे, हाँ हमारे साथ काम किया इन लोगों ने। हाँ, बल्कि उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट साहब पटेल साहब ने उनको भेजा था, तो उन्होंने भी बल्कि ये कहा, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इस बात की तो गलती हुई है कि हमने ना मंदिर समिति से ओपिनियन लिया, ना ग्रामीणों से ओपन लिया, इवन ग्राम प्रधान से तक नहीं पूछा। तो कम से कम हमने कहा ठीक है, देखिए पुरातत्व विभाग को इतने सालों से स्थानीय लोग सहयोग देते आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुरातत्व विभाग को सहयोग नहीं मिल रहा। लेकिन आप जब किसी को बाईपास करके अपने हिसाब से चीजें करेंगे और लोगों की भावनाएं हट होगी, तो निश्चित रूप से लोग आवाज उठाएंगे, लोकतंत्र है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर व्यवस्था धार्मिक आस्था की, ना कि किसी के अधिकारों की। वहां बात यह है कि भाई हमारी जो चीजें पहले से बनी हैं, अगर उस चीजों में बदलाव आएगा, वो उसका स्वरूप बिगड़ेगा, तो निश्चित रूप से लोग इस बात को नाराजगी जताएंगे। तो बड़ा सवाल पता क्या है, मैं बताऊं जमाल साहब आपको, आप इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपका अनुभव इतना बड़ा है कि हम कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यह साहब कि जब 2014-15 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी वित्त पोषित योजना के तहत हनोल में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वर्तमान में चक्राता विधायक प्रथम सिंह जी, उन्होंने 8 करोड़ 75 लाख रुपया सैंक्शन कराया था हनोल में पर्यटन विकास के लिए, जो मेरी जानकारी में है। उसके टेंडर लगे, बाहर की कंपनी के हुआ, पूरे ग्रामीणों ने उसको सहयोग किया, और उसमें फिर एएसआई ने ये कहा था कि भाई मंदिर के अंदर हम खुद काम करेंगे, मंदिर के बाहर पर्यटन विभाग काम कर देगा। तो मंदिर के बाहर आप देखे होंगे हनोल ठडियार जो रोड है, मंदिर के लिए जो अप्रोच रोड है, वो सब इंटरलॉकिंग टाइल वाला है, उसमें ग्रिलें लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से, और उसमें रात्रि चलने के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, और गांव के लिए आंतरिक मार्ग भी बनाए गए। तो मंदिर के बाहर तो पर्यटन विभाग ने काम कराया, और मंदिर के अंदर खुद पुरातत्व विभाग ने काम कराया, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने पैसा दिया। लगभग 5 करोड़ 43 लाख रुपया खर्च हुआ, और 3.5 करोड़ के आसपास खर्च नहीं हो पाया, वो लैप्स हो गया है। दुर्भाग्य की बात है, जिसको बचाने के लिए हमने काफी प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। ईवा श्रीवास्तव जी तब डायरेक्टर थी एडीपी की, मैं भी उस बैठक में गया था, और वो डायरेक्टर थी, आईएएस थी, डीएम भी रही बल्कि। तो आप ये देखिए, उसमें भी सुझाव मांगे गए थे ग्रामीणों से, मंदिर समिति से, कि क्या होना सकता, क्या किया जाना चाहिए, क्या यहाँ हो सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोकल लोग वहां के बारे में ज्यादा बता पाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आप देखिए, परसों जो मीटिंग में बात आई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आपके विभाग के अधिकारियों ने कहा कि साहब, हमने कहा कि जो अंदर पत्थर बिछे हैं वो आप ही लोगों ने बिछाए, हमने तो किसी ने बिछाए नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी उसका जो रंग है वो मैच नहीं कर रहा है। तो अब बताइए आप, 2018 में माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने उसका लोकार्पण किया, मैं उस कार्यक्रम में था। तो आप देखो कि 2 साल के अंदर बदलाव आया, और 4 साल में देखने में आया कि जी उसका मैच नहीं हो रहा है एएसआई से, तो एएसआई नहीं तो पत्थर डाले। तो जो आज काम हो रहा है और उसमें जो बदलाव हम देख रहे हैं कि चालदा महाराज के भंडार को तोड़ के 2 मंजिल से घटा के 1 मंजिल किया जा रहा है,
जो ग्राउंड है उसको खोद के 3 फुट नीचे किया जा रहा है, उसके अंदर गार्डन लगाए जा रहे हैं, जो उसका राजगुरु जी आपके पास आऊंगा मैं, थोड़ा अभी रुकूंगा। जमाल साहब जी कम्युनिकेशन गैप की बात ये कर रहे देखिए थे, आप, वो पूरी नहीं हो पहले पाई। आप ये देखिए वहीं का है, जी देखिए महसू का, ये मैंने पूरा जी खोल के दोबारा से बनाया, जी ये देख रहे हैं, देखिए आप हाँ इसी को खोल के दोबारा से हमने जब इसको आपने बनाया। वहाँ ये काम नहीं किया था नहीं सर, मुझे याद है ये वहीं आपने का बल्कि देखिए तो मंदिर आप, समिति से भी ये वहीं का है सहयोग जो लिया मैंने था। अपने कालकान बनाया। ये देखिए पूरा खोल के बनाया, वही किसी ने कोई इतराज नहीं किया, जो उन्होंने कहा उसी पे किया मैंने जी मैंने हमने अपने आपको पूरा कालकाल में सहयोग उनकी किया, राय ली। हमने 3 बार बैठक की आपके साथ, आपने पूछा हाँ हमसे हर चीज के लिए, वहाँ के लोगों से वो जो पूछा, वहाँ कम्युनिकेशन के जो सर, आपने पुजारी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन गैप हैं, है, वहाँ देखिए के बताएं। मंदिर समिति के लोग हैं, उसको उनसे बता पूछा। दीजिए। उस बात को आपको पीछे रह रही है कहीं ना कहीं, कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं, हाँ और जी थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन गैप है कि स्थानीय लोग और विभाग के बीच कम्युनिकेशन गैप है? देखिए मैं आपको बताऊं, हर जी आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। मैं जब वहां गया हूं हनोल में, तो मैंने वहीं के निवासियों से, वहीं के पुजारियों से उस वक्त बुला के कहा आप लोग क्या क्या चाहते हैं। जैसे जी उनका पीने का पानी का, तो हमने पीने का पानी का वाटर कूलर हो गए, उनका हमें एक जनरेटर चाहिए, मैंने जनरेटर मंगाया। आप समझिए, धीरे धीरे उन्होंने जो जो काम बोला कि यार साहब ये कोठार है, ये खराब हो गया, हमने कहा ठीक है उसको पूरा खोल के हम नया बनाएंगे। टॉयलेट भी उन लोगों ने वो जगह दी। आप समझे, हर चीज उन लोगों की राय से ही किया है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप यही है कि आज के जो हमारे अधिकारी या जो कर्मचारी हैं, जी उन्होंने कमेटी से डिस्कस नहीं किया कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। हम तो पहले ये पूछते हैं उनसे कि आप क्या चाहते हैं, आप समझिए, उसी के आधार पे ही हम अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है सर। वो हुआ क्योंकि क्या देखिए सर, मैं आपका आपको सच मकसद, मेरा बताऊं, मकसद यही है, आप भी चाहते हैं मंदिर का ओरिजिनल स्वरूप रहे और आगे चले, नई पीढ़ी को हम और अच्छा करके दें। हमारा भी यही दायित्व है, हम भी इसीलिए रखे गए हैं कि मंदिर अच्छे से समिति का अच्छा भी काम पूरा करें। जी उद्देश्य वहाँ के विकास के लिए, आप देख रहे होंगे जी सर, मंदिर समिति ने वहाँ जो पब्लिक को दिक्कत आती थी, तमाम एएसआई की बंदिशों के बावजूद फिर भी 100, 150, 200 मीटर बाहर सराय बनाई, शौचालय बना रहे, लेकिन उसमें भी तमाम दिक्कतें आ नहीं, रही वो है। देखिए बेसिक, देखिए जो बेसिक कम्युनिटीज है, बेसिक राजू जी कम्युनिटीज एक में पानी राजू पीने जी का एक और प्रश्न टॉयलेट, आया है, एक दो प्रश्न ऐसी आया चीज है। आती है कि वो अशोक हम सिंह लाल किले तोमर में है भी कोरबा बनाए, से। जी 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 ताजमहल में भी बनाए, अजंता हाँ, में भी बनाए। जमाल साहब आपसे एक प्रश्न है। अशोक तोमर है कोरबा से, जी जी उनका एक प्रश्न आया है कि खुदाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं देखिए मैं बताता रहा हूँ, जी खुदाई का वो एक्चुअली वो ऐसा लेवल करना चाहते हैं ताकि जो भी बारिश का पानी जब आए फोर्स से, तो वो वहां पे रुके नहीं। क्योंकि देखिए फाउंडेशन में जब पानी जाता है तो उसमें सीकेज लीपेज आता है, वही डैमेज होता है, पानी ही स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह होता है। तो उस पानी से बचाने के लिए वो सर, उसको लेवल करेंगे। जी वहां पे जो वर्तमान जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जी वहां पे अगर ग्राउंड से पानी नीचे जाता है तो वहां से भी बिल्कुल जो है बाहर चले जाता है, पानी जी नीचे नहीं मैं बता एटमॉस्फेयर रहा चला जाता है। वहाँ हूँ, ऐसा जहाँ पानी भी तक है रुकता नहीं कि नहीं जहाँ अगर है तक सर, मुझे, फाउंडेशन देखिए जहाँ तक मुझे फाउंडेशन लगता है, गहरी है। उनका जो वहाँ प्लानिंग है रुकता वो यही है कि जो जी भी बारिश का पानी जो रोड की तरफ से या रास्ते की तरफ से जो आता है, वो जी बाहर बाहर ही निकल जाए, कंपाउंड में पूरा फोर्स पानी का न जाए, वही सर। पानी आए जो डायरेक्ट वहां बरसता है, सर बाहर उसी में इधर उधर से डिस्कशन पानी ना हुआ, आए। आपकी बात रुकेगी, माफी चाहूंगा। उसी में सर डिस्कशन, मोहनलाल सेमवाल जी के पास आऊंगा, मैं सेमवाल जी के पास आऊंगा। वहाँ पानी नहीं रुकता, कभी आज तक नहीं रुका। सेमवाल जी मुझे ये बताइए, आप काफी पीढ़ियों से है वहाँ पे, क्या इस तरह का जल भराव है वहाँ पे? बुनियाद में पानी आ जाता है ऊपर से, कुछ इस तरीके का? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज सुन नहीं पा रहे, थोड़ा नजदीक। जी थोड़ी सी जी नेट प्रॉब्लम है। मैं ये जी कि वहां पर है जल भराव की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर अगर ये खुदाई होती है उसके बाद जल भराव हो सकता है, लेकिन अभी तक जल भराव की कोई नहीं है। ये तो कुछ करना था तो हमारी जो बाउंड्री है, उसकी जो दीवार है, उसके बाहर कर देते अपना पानी को डाइवर्ट कर सकते थे इधर, ये समस्या दूर नहीं जी जी होगी। या तो कोई और इसमें जो है आपकी आवाज, राजगुरु जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था, जैसा सचिव साहब कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस पे परसों भी चर्चा हुई, उसमें एएसआई के अधिकारी भी थे, एसडीएम भी चक्राता भी थी, अन्य अधिकारी भी थे और अन्य मेंबर भी थे कमेटी के। तो उसमें ये हुआ कि वहां आज तक कभी जल भराव की कोई समस्या नहीं आई। मैं क्या, आप किसी से भी क्षेत्र में पूछ लीजिए, कभी जल भराव वहां आज तक हुआ नहीं, तो ये सच्चाई है। और दूसरा,
मंदिर से ग्राउंड बिल्कुल अलग है और बहुत पुराना पहले से है। अगर मंदिर की माना 4 दीवारी में अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए वहां बहुत जगह है, उसके लिए मैदान खोदने की जरूरत नहीं है। पानी आप उसको डाइवर्ट करने के लिए आपके पास मंदिर के चारों तरफ 3 से 4 मीटर जगह खाली है, चारों तरफ आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा ग्राउंड खोदने की जरूरत नहीं है। और ग्राउंड में जो दो गैप है उसको तो आप एक लेवल में थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर भारत चौहान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। राजगुरु जी एक मिनट जरा, तो जल भराव तो तब होगा वहां जब ये स्थिति करेंगे। अब जल भराव की संभावना ज्यादा है। मैं माफी चाहता हूँ, तकनीकी कारण से गड़बड़ हो गया था। मैं ये कह रहा था जी जी, एक तो मेरा विषय ये था कि अभी संवादहीनता का विषय बोला है, जमाल साहब ने भी बोला है, और चर्चा आ रही थी कि आपस में कुछ तालमेल, कोई बातचीत नहीं हो पाई। लोगों में, मीडिया में, विधानसभा अध्यक्ष तक लोगों ने ज्ञापन दे दिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक लोगों ने ज्ञापन दिए, सब लोगों से चर्चा वार्ता हुई। तो मैं जमाल साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते? क्या चैनलों में इसके विरोध में आ रहा है कि वहां खुदाई नहीं होनी चाहिए, वो और गड्ढा हो जाएगा। वहां के जो इस मंदिर से जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका संबंध रहा है, सेमवाल जी कह रहे हैं वहां पानी नहीं भरता है, नीचे बिल्कुल नदी बहती है, सारा पानी वहां चला जाता है। मेरा एक और निवेदन है कि जो आप वहां वो खुदाई कर रहे हैं, वो जो सौंदर्यकरण के नाम पर, अब पैसे का क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। एक तो कुछ ऐसी व्यवस्था बना दीजिए जैसे अन्य तीर्थ स्थानों पर आप बना सकते हैं, क्योंकि जो मुझे लग रहा है जमाल साहब, जो स्थानीय लोग हैं उनसे तालमेल का अभाव है। हो सकता है कि आपके समय में वो अभाव नहीं रहा होगा, आपने तालमेल बना करके कुछ काम किया होगा, परंतु ये आज की तारीख में अभाव है। जब स्थानीय व्यक्ति, मेरी बात पूरी होने दीजिए, स्थानीय व्यक्ति चंद्रराम राजगुरु जी है, वहां के मंदिर समिति के पदाधिकारी है, एसडीएम है, ये सब ये चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो जो मूल स्वरूप की आप बात कर रहे थे, जिस था, वो मूल स्वरूप कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, और वो मूल स्वरूप पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अधिक वहां के स्थानीय लोग जानते हैं, जिस बात को चंद्रा भाई कह रहे थे। दूसरा मेरा कहना यह है कि आप वहां तो एक बने बने ग्राउंड में उसका वो स्वरूप समाप्त कर रहे हैं। आप अगर अश्वी में एक यज्ञ बाड़वाला की बात करें, जमाल साहब आप भी वहां 10 बार गए होंगे, आज भी वहां तक 100 साल आपके अंडर में वो काम लेकर के हो गया, 100 साल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस देश में आकर के हो गया, आज भी वहां तक रास्ता नहीं है। तो मेरा कहना है कि यदि आपको संरक्षित करना है तो अनोल मंदिर की बजाय आप उन चीजों को करिए ना जहां पर जीवंतता नहीं है। अनोल मंदिर में तो मूर्ति है, नहीं तो पूजा है, लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। यदि आप कल भारतीय पुरातत्व विभाग अनोल मंदिर को तोड़ने की बात करेंगे तो क्या जॉनसार बावर का जनमानस उससे स्वीकार कर लेगा? नहीं, आप देखिए, मैं बताऊं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देखिए, हम कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन पूरे दुनिया में, हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अपना नाम है। आज की डेट में हम 7 दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, कंबोडिया, लाओस से लेकर 7 मुल्कों में हमारा डिपार्टमेंट बुलाया जाता है, जो हम जाके काम करते हैं। हमारी जो साइंस ब्रांच है वो काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, आप समझिए तो देखो, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो जिससे कि किसी को एतराज हो। जो भी काम करेंगे, डेवलपमेंट का मतलब उसके जो सूट करेगा, मॉन्यूमेंट करेगा। जमाल साहब, समाचार पत्रों में छप रहा है कि अनोल में पुरातत्व विभाग जो काम कर रही है उसके विरोध में कई संगठन लामबंद हो गए। नहीं, देखिए वो तो मैं आपको बताऊं, नहीं है क्या? देखिए, इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। देखिए मैं बताऊं, आप नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, कहीं भी चले जाइए, आजकल हर मॉन्यूमेंट पे एक समिति बनी हुई है। आपके यहाँ गोपेश्वर में भी है कब समिति, जागेश्वर में भी है, कहाँ समिति नहीं है? हर मंदिर पे समिति है। लेकिन आपको उन्हें टैक्टफुली हैंडल करना, समझाना है, उनकी भी बात सुननी कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, कमेटी का काम जो है मेन है पूजा पाठ कराना, उसकी देखभाल करना, उस अंदाज से जो रिचुअल्स होते हैं उसको करना। लेकिन स्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, जो चूंकि नोटिफाइड है, आप समझिए, मॉन्यूमेंट जो नोटिफाइड जब होता है भारत सरकार के अंडर में, तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, स्टेट के अंडर भी आपके यहाँ बहुत से मॉन्यूमेंट है, पुरातत्व विभाग स्टेट का भी है, सेंट्रल के सारे नहीं है। आप स्टेट आर्कियोलॉजी से पता करिए देहरादून में कि उनके अंडर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट है, स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है। हम तो उसी को देखते हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में है।
राज्य सरकार का भी विभाग। जमाल तो साहब आपकी इतना मेरा जमाल तो इतना साहब निवेदन है आपसे, जमाल साहब आपसे एक बात चौहान क्योंकि जब जमाल साहब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, चलो ये तो खुदाई वाला मामला हो गया, तो यहाँ पे रोका भी जा सकता है। नहीं वो धोखा नहीं, वो बैठ के डिस्कस करें ना हाँ, मतलब कि वो डिस्कस क्या किया करना जा चाहते सकता हैं, है। वो बताएंगे कि लेकिन हम क्या वहाँ कर रहे पे हैं। आप लाखा मंडल की बात करें या हनोल की बात करें, वहाँ पे जो ग्रामीण है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो दोनों मंदिर है गाँव के बीच में है। हाँ और जानता यहाँ हूँ पे जी, जो देखा हूँ। पुरातत्व आपने भी आप तो काफी जी पहले जी से देख रहे हैं, यहाँ पे मानक दिए हुए हैं कि 200 मीटर के अंदर, 100 मीटर के अंदर, 300 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता है, जबकि ये जो मंदिर है ये बिल्कुल लगे हुए हैं जो स्थानीय देखिए लोगों ये समस्या, देखिए ये जो समस्या आप बता रहे हैं 100 मीटर 200 मीटर की, मेरा खुद का अपना मकान जहाँ का मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ, किले के सामने मेरा मकान है। अब मैं अपने मकान में 2 मंजिल नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही मंजिल हमारा मकान है। मैं रिटायरमेंट के बाद वहां जाके हमने उसको एक ही मंजिल को रिनोवेशन किया। अब चूंकि ये कानून ऐसा आ गया है 16 जून 1992 से कि 100 मीटर के अंदर में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और 200 मीटर के अंदर में, आप समझिए। तो ये सारी समस्याएं देखिए, हमने इसके लिए ये देखिए आप मैंने इसके लिए ये बोर्ड तक लगाए 100 मीटर के, 200 मीटर के, ये देख रहे हैं, ये 100 मीटर प्रोहिबिटेड एरिया है, फर्दर 200 रेगुलेटेड। तो ये तो भारत सरकार का कानून है। ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्शन जीत के जाते हैं, इन्होंने ही ये कानून बनाया है, ये कानून इन्होंने बनाया है। हम तो कर्मचारी, हम तो आपको बता रहे हैं, ये कानून बना है ना साहब। आप दिक्कतें सबको, हमको खुद आ रही। आज मेरा आप मकान है समय दे रहे हैं, इसके यही बड़ी बात है, क्योंकि मेरी और कर्मचारियों से भी बात हुई है, माफ कीजिएगा, और कर्मचारी से बात हुई, आपने समय दिया है, यही बड़ी बात है कि आप जो है इस बात को हमारे पैनल पे आए और समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो 1992 से आपने बताया कि 16 जून 1992 से जो पहले के लोग रह रहे हैं वो रेनोवेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, परमिशन लेना होता है, मिल जाता है, बिल्कुल परमिशन ले सकते हैं, राजगुरु जी भी कर सकते हैं, भारत चौहान जी भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा ग्रामीण जो स्थानीय लोग है जिसने जो है, जो चक्राता नहीं गया, जो देहरादून नहीं गया और जो बड़ी मुश्किल से मिन्नतों से अपने घर जो है बनाना चाहता है, कुछ शौचालय बनाना चाहता है, अभी उत्तराखंड शौच मुक्त हो गया है जिला देहरादून उत्तराखंड, तो उसको तो जो पैसे उसने जुटाए हैं उस शौचालय बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो परमिशन में लग जाएंगे सर। मैं बता तो रहा हूँ, ये समस्या आपकी नहीं है सिर्फ, ये पूरे हिंदुस्तान में समस्या है। आप दिल्ली जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, अहमदाबाद में तो कदम कदम पे मॉन्यूमेंट्स हैं। वहां तो पूरा शहर के डेवलपमेंट एक तरह का रुक गया है, तो लोग अनएथराइज्ड जबरदस्ती बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं, लोग नहीं रुक रहे हैं कि साहब हमारी फैमिली बढ़ गई, अब को एक कमरा बनाना है, वो बना रहे हैं। इस कानून की धज्जी भी उड़ रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, FIR दर्ज होता है, पुलिस आती है, आप जानते हैं पुलिस क्या करती है, आपको खुद मालूम है कि पुलिस क्या करती है। तो ये कानून जो 100 मीटर वाला, असल में कानून गलत ये है कि ताजमहल पे भी यही कानून है, लाल किले पे भी यही कानून है और हनोल पे भी वही कानून है, जबकि हनोल में ये कानून नहीं होना चाहिए। आप समझिए, एक छोटा मॉन्यूमेंट है ब्रिटिश पीरियड का, उस पे भी वही 300 मीटर, ताजमहल पे भी 300, कुतुब मीनार पे भी 300, अजंता एलोरा पे भी 300। फिर इसमें तो ये होना चाहिए कि जब ये कानून बना दिया गया है तो उसमें विस्थापन की व्यवस्था भी कर दी जाए। कानून तो बिल्कुल कानून तो बना, लेकिन इस पे अमल नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकली अमल नहीं हो पा रहा है। आप मुझे सुन पा रही हैं? व्यवहारिक समस्या आ रही है ना सर। नमस्कार शर्मा जी। जी सर, हेलो। काफी समय बाद आप जुड़ी है, 1 घंटे बाद, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब था। लाखा मंडल से बचना शर्मा जुड़ी है हमारे साथ। आप थोड़ी बताइए कि क्या दिक्कत परेशानी है स्थानीय लोगों को जी लाखा मंडल में। सबसे पहले सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। और नमस्कार। बहुत दिक्कत हो रही है सर स्थानीय लोगों को, जो इनके हमारे पुराने मकान हैं उनकी हम रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे कर पा रहे हैं। और अपने यहाँ पुरातत्व विभाग मंदिरों का कार्य कर रहे हैं और पूरा लोहे की ग्रिलें लगा रखे हैं। और पुराने काल से सर जो हमारे पांडव नृत्य होते हैं, संस्कृत कार्यक्रम होते हैं, इस पे भी इन लोगों ने रोक लगा रखी है। हमारे साथ बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है सर, जनजाति लोगों का शोषण किया जा रहा है सर। जवान साहब, शोषण हो रहा है यहाँ पे ग्रामीण। मैं आपको बताऊं, देखिए आप यकीन मानिए, किसी भी धार्मिक स्थान पे जो भी पारंपरिक जो भी पूजा होती, कभी हम लोगों ने इंटरफेरेंस नहीं किया। कोई भी पुजारी, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, मेरे पापा पुजारी हैं सर, मैं पुजारी की बेटी हूँ सर। मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है सर। हम मंदिर में आजाद से घूमते थे सर, आजाद से पूजा करते थे, लेकिन हमें रोका जा रहा है। नहीं, जो रोक रहा है वो गलत रोक रहा है। मैं तो नहीं समझता हूँ कोई रोकेगा। ये है कि 1971 में यहाँ पे पुरातत्व विभाग
आपने उनके लिए कौन सा शौचालय बनाया है? इतनी गंदगी मची हुई है सर, पूरे गांव में गंदगी हो रही है, मंदिरों में गंदगी हो रही है। जमाल साहब बेसिक सी देखिए चीज लाखा है, मंडल देखिए आप, लाखा मंडल बेसिक सी चीज है शौचालय। ये देखिए गांव वाले अपने घर पे ले रावत जी, जाते मुझे हैं, जितने बैठक भी में यहाँ पे जाना है, टूरिस्ट मैं लोग अनुमति आते ले हैं, सकता हूँ? देश नहीं, विदेश से हाँ, टूरिस्ट आता है सर लाखा थोड़ा- मंडल में। हाँ हाँ मेरी जी, मैं बैठक जानता चल हूँ। रही है। आप मुझे जवाब, हेलो, हाँ आ रही है कनेक्शन हमारी कट गया। आवाज? हाँ अभी शौचालय की बात हुई है, मतलब बड़ा जी। ही बेसिक, मतलब घर में अगर शौचालय नहीं है और इस पे सरकार भी प्राथमिकता दे रही है, जी, जी, जी। शौचालय नहीं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। राजगुरु जी ने भी बात करी है अभी कि शौचालय जो बना हुआ है अनोल में, जी जी तो भारत भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरी एक बैठक चल रही है जस्ट दूसरे कमरे में, और अच्छा, हमारा 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैं जी। अपनी सिर्फ किसी बात बोल करके जी जी विराम क्षमा भी चाह रहा हूँ। जी एक मेरा जमाल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात बताई। एक आपसे ये निवेदन है कि जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है, कृपया एक बार उनसे वो संवाद स्थापित कर लें, अनोल मंदिर समिति से भी कर लें और वहां के ठीक लोगों ठीक से भी कर लें। दूसरा ठीक मेरा कहना यह है कि अगर खुदाई बेवजह है, उसके नीचे से कुछ मिलना नहीं है, तो स्थानीय ग्रामीणों के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। मैं जहां तक समझ रहा हूं, जी यदि जी यदि गांव का कोई व्यक्ति उस मंदिर के लिए अच्छा करना चाहता है, उसकी अनुमति नहीं है, भारतीय पुरातत्व विभाग कुछ कर रहा है, तो वो बेवजह भी कर ले तो वो ठीक ही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ दूसरा नहीं, देखिए वही तो कह रहे मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी जी दूसरा मेरा कहना यह है कि बाड़वाला में अश्वमेध यज्ञ है, और बहुत बार आप भी गए होंगे, मैं भी जाता हूँ। जी जी आज भी आपके ने भी प्रयास किया होगा, आज भी वहां जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं है। जी जी तो यदि कहीं आप पास धन आता है, तो क्योंकि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जी, फिर जी। भी आपके डिपार्टमेंट में आपके लोग हैं, जी 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 तो वहां की कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अनोल जी। में जो खुदाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपसी सहमति, स्थानीय स्तर के लोग और आपके डिपार्टमेंट के लोग जब तक जी। सहमति नहीं बनाएंगे, हाँ सही कह तब रहे हैं। तक आप अच्छा करने के बावजूद भी लोग वो उस अच्छा नहीं मानेंगे। जी जी तो जो पौराणिक स्वरूप है उसे बचाए रखना आपका भी कर्तव्य नहीं है। नहीं और बिल्कुल चंद्रा साहब राजगुरु बचाएंगे, जी ने बिल्कुल बचाएंगे राजगुरु जी साहब। ने मैं गारंटी से आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उसकी ओरिजिनलिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं फोन से भी बात करूंगा, वहाँ के जो डिप्टी साहब है उनसे भी बात करूंगा। और जो बात राजगुरु भाई ने कही है, निश्चित रूप से उस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। यदि पौराणिक बिल्कुल स्वरूप बिल्कुल वहाँ लेना चाहिए साहब। गड़बड़ होता है, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि स्थानीय व्यक्ति जिस भंडार की उन्होंने बात कही, भारतीय पुरातत्व विभाग का आया हुआ कोई व्यक्ति जो 10 साल या नौकरी करता है, उन्हें ज्यादा जानकारी होगी कि हाँ पीढ़ी हाँ दर बिल्कुल पीढ़ी क्यों वहां नहीं। रहने वाले लोगों को ज्यादा जानकारी जी जी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम भी, मैंने अगर किताबें लिखी है तो मैंने अनमोल में जाकर के उन लोगों से पूछ के लिखी, आज भले मैं लेखक बन मैं जाऊं। आपको फिर बता दूं, मेरे 3 आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में है। उत्तराखंड में जो मैंने काम किया इंटरनेशनल जर्नल में है, बिल्कुल। आइकोमोस में मेरे पब्लिश किए हैं। उत्तराखंड में जो मैंने काम किया कंजर्वेशन का, एक एक मॉन्यूमेंट का मैंने किया है। मैं डिजिटल सारथी का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों से माफी चाह रहा हूँ। मेरी एक बगल में बैठक चल रही है, हाँ नहीं नहीं जरूर आप छोड़ अटेंड के आया करें, हूँ, और अटेंड करें। आपकी चर्चा सार्थक चर्चा है निश्चित रूप धन्यवाद से। साहब। हाँ जी हम सब लोगों का उद्देश्य ये है जी कि जी, आप पौराणिक कभी स्वरूप दिल्ली आए तो बचाना है, जरूर आए। जी और जी जी बची जरूर रहे। जरूर। धन्यवाद चौहान जी, आपने समय नमस्कार। दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारत चौहान जी आपका। मैं राजगुरु जी आपके पास आऊंगा, ये तो चर्चा होगी कि उस पे जो है बनना है क्या है। पुरातत्व देखिए, विभाग के आने आप से समझ सकते हैं। ग्रामीणों की मैं बात करूंगा जी, ग्रामीणों की बात करूंगा, किस तरीके का माहौल है गांव, मतलब गांव वालों के लोगों के बीच में? देखिए, ग्रामीण तो इस बात से नाराज हैं कि भाई जो वहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि भाई उनके संज्ञान में कुछ है ही नहीं कि हो क्या रहा। सबसे बड़ी बात कि भाई कर क्या रहे हैं, कम से कम ये चीजें के लिए। इसी के लिए परसों एसडीएम साहब ने कहा कि भाई सबसे पहले आप फिलहाल अभी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, डीएम साहब के निर्देश हैं, क्योंकि जब क्षेत्र में कई जगह भाई ईएसआई के पुतले जलाए जाएंगे, प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ेगी, जिसको कंट्रोल करना लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है। नहीं राजगुरु जी, तो मैं ये उस कहा गया कि भाई अभी राजगुरु जी फिलहाल इसको स्टे किया जाए, और 10 दिन के अंदर एएसआई के जो लोग हैं वो अपना ग्रामीण जो वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के नहीं राजगुरु गणमान्य जी, लोग हैं, मेरा मंदिर प्रश्न के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके अपना क्लियर ये था स्थिति आपसे करे कि भाई जी, करना क्या चाह रहे हैं, राजगुरु और जी मेरा लोगों को ओपिनियन लेने की क्या ये सही है या इसमें कोई बदलाव किया। नहीं, मेरा प्रश्न ये था, जो स्थानीय जो ग्रामीण है, चलो ये तो मंदिर की खुदाई से या सौंदर्यीकरण से हो गया, लोगों को जानकारी नहीं है। जब बहुत ज्यादा गड्ढा गहरा हो गया तब लोगों को पता चला कि कर क्या रहे हैं, हाँ तब नहीं लोग बिल्कुल नाराज इस बात को लेकर, इतना गहरा गड्ढा हो रहा था तो उसका महत्व खत्म हो रहा है। तो जो जी जी हमारा जी इतना बड़ा प्रांगण है, हम नहीं कहाँ जागरे करेंगे, अभी जंदोई आ रही तो कहाँ जंदोई करेंगे, कहाँ विष्णु होगा, वहां तो सारे आयोजन ही रात को मंदिर के अंदर होते हैं, सारे आयोजन मंदिर के अंदर होते हैं रात को।
जो स्थानीय ग्रामीण है सैकड़ों हनोल चातरा के, जी, जो स्थानीय ग्रामीण है हनोल चातरा के, विभाग के आने से सर, ये तो इस काम को आप छोड़िए जो अभी सौंदर्यीकरण का काम है, जब से जो है पुरातत्व विभाग वहां पे आया है, किस तरीके का माहौल है लोगों के बीच में कि लग रहा है कि निर्माण नहीं करने दे रहे, घर में जो है शौचालय तक नहीं बनने दे रहे, कोई रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे, किस तरीके का माहौल है? वो तो लोगों में बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है। आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, चाहे आप कभी भी चले जाइए किसी भी आदमी से, एक एक आदमी से, वो ये कहते हैं कि देखिए साहब, हमारी कई पीढ़ियां महाराज की सेवा में गुजर गई, हम कई पीढ़ियों से महाराज के साथ जुड़े हैं, हम खुद भी। तो आप ये बताइए, हम तो एक कील नहीं ठोक सकते। अब गांव का एक सीधा आदमी, बेचारा किसान आदमी, गरीब आदमी, हर आदमी तो नहीं दे सकता परमिशन। मैंने तो जब काम किया तो मैंने जमाल साहब से ही परमिशन ली थी। उसकी क्या कहते, मेरे ख्याल से अपने गांव में मैं अकेला आदमी हूँ जिसने परमिशन जमाल साहब से ली थी। मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्ड के लिए है। तो वो मेरा पुश्तैनी था, दादा के टाइम का था, तो हमने दी उसको रेनोवेशन के लिए। लेकिन बाकी गांव में हर आदमी नहीं ले सकता साहब, उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है। प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन से, निदेशक संस्कृति कल्चर से, इतने जगह से वो फाइल जाए। पहली बात तो आदमी वहां पहुंच ही नहीं सकता, दूसरी बात उसके डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा है कि हर आदमी उसको नहीं कर सकता है। लोगों का ये कहना है कि जो हमारे पुश्तैनी मकान है, हम कोई अपने बड़े इमारती मकान नहीं बनाना चाह रहे, जो हमारे पहले से बने हुए मकान है, तो कम से कम हम उसको इजीली कर सकें, उसके लिए एक शॉर्ट प्रक्रिया हो, जैसे तहसील स्तर पर हो, जहां आदमी इजीली जा सके, वहां चाहे ईएसआई का अधिकारी भी बैठे, या क्या ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो जाए, या तहसील प्रशासन का बैठे, या क्या कहते हैं पर्यटन विभाग का बैठे, तो उनका घर का देख रहे कि भाई कोई आदमी। अब देखिए पहाड़ में, जैसे अभी जमाल साहब ने कहा, देखिए कितनी बड़ी बहुत सुंदर बात कही, और वही व्यवहारिक बात, जो कानून आगरे के ताजमहल के लिए लागू किया गया, वही पहाड़ के लिए किया गया, जबकि मैदान और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। कानून जो बनना चाहिए था वो पहाड़ के लिए अलग बनना चाहिए था। पहाड़ की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, जमीन आसमान का। नहीं, हर मॉन्यूमेंट का कानून अलग होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं हर मॉन्यूमेंट का कानून अलग होना चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज हो, चाहे अंग्रेजों की कब्र हो, सबका कानून अलग होना चाहिए। सर, हनोल मंदिर को तो आपने देखा, मैं कई बार आपके साथ मीटिंग की, वहां हमने की है। आप जब भी आते थे तो समिति से भी संवाद करते थे, ग्रामीणों से भी संवाद करते थे, मुझे ध्यान है पूरा। तो वहां का जो मंदिर का जो पूरा ग्राउंड है, वो अंदर खाने इतना ज्यादा है कि लगभग वो 10, 15, 20 बीघे में तो खुद ही मंदिर का पूरा ग्राउंड है। उसके बाद बस्ती, और बस्ती भी पीढ़ियों से, ऐसा नहीं कि आज से है। तो आप ये देखिए कि अगर लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई पुरातत्व विभाग तो कुछ भी कर सकता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो नहीं, ये कानून तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाए हैं। आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे आप कहिए कि वो अमेंडमेंट करें। देखिए, हम लोगों ने तो कितनी बार लिखा है कि हम पब्लिक में जाते हैं, हम तो डंडा भी खा रहे हैं। आप यही की बात कर रहे हैं। मैं तो राजस्थान का बता रहा हूँ कि इतनी दिक्कत हो रही है, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लोग कानून को नहीं मानते। उनकी फैमिली बड़ी 2 कमरा है, उन्होंने 1 कमरा ऊपर बनाया। अब हमने नोटिस दिया, पुलिस आई। अब पुलिस को आपको जानते हैं क्या करती, चाहे यूपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, पुलिस को आप खूब जानते हैं। यही है ना साहब, आप ये देखिए साहब, 2008 में सांसद थे माननीय विजय बहुगुणा जी, तो ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। अजय टमटा जी राज्यसभा सांसद रहे, हनोल आए, उनसे भी मिले थे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से भी लोग मिले थे। तो लोगों ने कहा, उनकी सबकी बल्कि पत्रावली बनी हुई है, लगभग 15 साल से लोग पत्राचार कर रहे हैं। लोगों ने ये कहा कि साहब, बल्कि सांसद महोदय ने भी चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि भाई पहाड़ में दिक्कतें आ रही है और लोगों को वास्तव में व्यवहारिक समस्या है। भाई लोग शौचालय भी बनाएंगे, पेयजल भी लाएंगे, घर भी बनाएंगे, तो भाई अगर इस तरीके की बंदिशें होंगी तो लोग कहाँ जाएंगे। तो एक हिसाब से, और दूसरी बात, वहां तो सारे ही SC/ST के लोग हैं। भारत सरकार ने तो ट्राइबल्स के लिए जो कानून ESI के लिए बना रखे थे, ऐसे ही कानून ट्राइबल्स के लिए कि उनके राइट। देखिए 2010 में इस कानून को अमेंडमेंट किया, वही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको आप वोट देते हैं, इलेक्शन जीत के जाते हैं, उन्होंने ही बनाया और इसको और सख्त बना दिया। देखिए, हमने नहीं किया, और सख्त कर दिया। इसकी वजह, देखिए, इस कानून की वजह से आपके जैसे, देखिए मैं बताऊं, इस कानून की वजह से आपके जैसे हजारों लाखों आदमी पुरातत्व विभाग के दुश्मन हो गए, सिर्फ इसी कानून की वजह से, जो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ सर। इसमें थोड़ा डिफरेंस पता क्या आ रहा सर, नीचे तो अलग चीज हो गई, लेकिन जहाँ ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जहाँ जनजातीय क्षेत्र के लोग, अरे साहब सारे ट्राइबल, मैंने नागालैंड में काम किया है।
नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, परंपरागत अधिकार, इनकी व्यवस्थाएं, इनकी जो सांस्कृतिक चीजें, लेकिन इनका हम जो लोग यथावत मजबूर रहना हैं, चाहिए। इस कानून से मजबूर है। राजगुरु जी मैं आपको रोकूंगा। राजगुरु जी, विभाग खुद परेशान है मैं कानून खुद से, कह रहा हूँ इस कानून को कानून से लेकर जो परेशान कानून बना हुआ है, विभाग लेकिन खुद क्या करें? परेशान है। ये तो एमपी लोग जो सांसद हैं वो ऐसे में पार्लियामेंट देखिए में जब खड़े वो होकर साहब कहें कितनी कि अच्छी इस बात कानून को कही। बदला जाए। नहीं देखिए, ये सीनियर अफसर देखिए हैं, तो इनके कितना अपना अनुभव इन्होंने हमसे शेयर किया सबसे, और जो सुन रहे होंगे उनसे भी, कि भाई व्यवहारिक समस्याएं भी आ रही, लेकिन जो तालमेल की कमी हो रही है, हाँ, जो तालमेल की बिल्कुल कम्युनिकेशन कमी है। गैप है, उसी वजह से समस्याएं क्रिएट हो रही है जी, और जब समस्याएं क्रिएट होगी तो निश्चित रूप से फिर विवाद तो होगा किसी न किसी जी से। जी और जब कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा तो निश्चित रूप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। जी 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 तो पहले तो कोई चीज ये होनी चाहिए क्लियर कि भाई हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वहां के लोगों को पता होना चाहिए, जी जी इसके के असर क्या, उससे ओपिनियन भी मांगा जाना चाहिए था। दरअसल वो सीधा एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया, उसी को अप्रूवल कर दिया गया, किसी से कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं, फिर काम शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई भी काम करे उससे कोई वो विषय नहीं है सर। इससे पहले भी ईएसआई के कई लोगों ने वहां काम किया, कोई किसी ने आज तक नाराजगी नहीं जताई। बाउंड्री बाल हुई तो अंदर जो नहीं, मैंने कराया, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, आप यकीन मानिए। वहां पे जो देवता लोग बैठते हैं, उन्होंने कहा कि देवता को आप राजी कर लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। देवता जी से कहा कि साहब कौन कौन सी पूजा कराना है बताइए, तो उन्होंने सारी पूजा की। उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा आप करिए काम। सर मैं आपको बताऊं, मुझे याद है, चाहे किसी को भी पूछ लीजिए, रावत जी, पुरोहित जी ये बैठे हैं यहाँ पर, सचिव साहब, जब यूपी के जमाने में रामशरण नौटियाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे देहरादून के, तो उन्होंने 2 ट्रक लाल पत्थर अपने महासू देवता मंदिर में भेंट किए थे, क्योंकि कुल आराध्य देवता थे उनके। उन्होंने लाए कि महाराज ये मैं क्या कहते हैं, यहाँ पर बीत जाए तो थोड़ा लोगों को मिट्टी मुट्टी बरसात में नहीं लगेगी पैर में, और सीधा यहाँ पे अच्छा रहेगा, गंदगी नहीं होगी। तो उस टाइम जब माली को पूछा गया, देव माली को, मुझे याद है, सचिव साहब को भी याद है, कई लोग, तो महाराज ने उस टाइम क्लियर कट ये कहा था कि मेरा जो ग्राउंड है इसकी शोभा खराब नहीं होनी चाहिए। चाहे आप नौटियाल जी को पूछ लीजिए, हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि मेरा ये जो ग्राउंड है ये जैसा है वैसा रहना चाहिए, मेरी शोभा खराब मत करिए। तो नहीं लगे वो पत्थर जी। तो आज तो उस ग्राउंड की शोभा क्या, आज तो उसका स्वरूप ही खत्म हो रहा है। नहीं, तो वही देखिए, वही चीज समझना है। देखिए, वही चीज समझना है कि जो वो लोग क्या काम करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, आपकी अपनी क्या राय, आप किस तरह का काम चाहते हैं, क्या क्या काम आपके लिए जरूरी है। देखिए, हम तो हमेशा यही पूछते थे, कमेटी से ही पूछते थे कि आप खुद बताइए कि आप क्या क्या काम जरूरी है। आप यकीन मानिए, जैसे कोठार वगैरह बताया, जो बताया मैंने कहा ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, कर दिया मैंने। उसमें कई चीजें कंसीडर की गई, कई चीजों में डिस्कशन हुआ। जी भी कहा कि मैंने अपने समय में जो है कमेटी से भी पूछा, स्थानीय लोगों हाँ, से बिल्कुल पूछते थे, तो वहीं के लोगों से काम कराया। बिल्कुल साहब, हमको क्या है, तो वर्तमान में तो ये स्थिति आगे टेंडर कॉल कर दी है, बिल्कुल, और जो है राजस्थान से ठेकेदार आकर वहाँ खोदने लग गए। फिर वहां पे जो विपत्ति आई वो लोगों को झेलनी पड़ी। वो कहीं से भी आए उससे नहीं मतलब, वो पहले भी काम हुए हैं, पहले भी बाहर के, क्योंकि इनके जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सब बाहर के होते हैं, वो ईएसआई के जो नियम को फॉलो करते हैं वही होते हैं। तो वहां आसानी से वो भी नहीं होता रेसिडेंट, तो पहले भी काम हुए। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो काम हो उसके बारे में कम से कम मंदिर समिति से, वहां के स्थानीय, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनसे कम से कम थोड़ा डिस्कशन किया जाना चाहिए। भाई चीजें हैं, देखिए ईएसआई भी महासू मंदिर के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, मंदिर समिति भी वहां के विकास के लिए काम कर रही है, और विकास हुए भी। आप देखिए जो एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी, वो क्यों बनी? इसलिए बनी जब पैसे का सही तरीके से क्या कहते हैं रख रखाव नहीं हो रहा था, तो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हो रही थी, तब एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी। लेकिन जितने मंदिर से जुड़े लोग हैं, चाहे वजीर साहब हैं, चाहे वो पुजारी जी हैं, चाहे वो पुरोहित जी हैं, चाहे वो ठाणी भंडारी है, चाहे हम राजगुरु हैं, चाहे ढडवारी हैं, चाहे कृष्णारे हैं देवते के, उन सबके राइट हुई है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई वो नहीं, उनके सबके जो अधिकार है वो परंपरागत है, उनके साथ कुछ नहीं। बिल्कुल साहब, पूरे देखिए जो पूजा करा रहे हैं या जो पुजारी चले आ रहे हैं परंपरागत, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कोई हमारा कर्मचारी कभी भी जो वहाँ की धार्मिक आस्थाएं हैं उसमें कभी इंटरफियर नहीं करता, और न करेगा, अगर करता है तो गलत है। आपको ध्यान होगा सर, अभी भी चाहे इससे पहले लिली दसमाना जी से सुपरिंटेंडेंट, आप तो रहे, जब भी जागरण मेले होते हैं मंदिर समिति बाकायदा तो विभाग को भी बुलाती है, पर्यटन विभाग को भी बुलाते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन करके। राजगुरु जी एक प्रश्न आया है, नरेश चौहान बिसोई का प्रश्न आया है। मैं मोहनलाल जी के पास आऊंगा, आप सचिव भी हैं। उनका ये कहना है कि जो समिति
है इसमें हर खत का सदस्य होना चाहिए, जितनी भी खतें हैं सबका आस्था का ये जो है एक जगह है अनोल मासू महाराज, तो हर खत का एक आदमी होना चाहिए समिति में। जी, इनका प्रश्न ठीक है। इसमें हमने कहा है कि भाई जो भी इसका सदस्य बनना चाहता है वो आवेदन करे और इसमें इनको सदस्य रखे जाएंगे, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं करा सदस्य बनने के लिए। अभी जो है हमें 4-5 सदस्य इसमें रखे जिन लोगों ने आवेदन करे, जैसे डॉक्टर नरेंद्र जी है, उन्होंने आवेदन करा, उनको सदस्य रखा गया। समिति का विस्तार हुआ है, जिन लोगों ने आवेदन करा, जो भी समिति में सदस्य बनना चाहता है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी, आवाज नहीं जी। मैं ये कह रहा ना, जो भी इसमें सदस्य बनना चाहता है वो आवेदन करे इसमें और इसको सदस्य रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को सदस्य नहीं, इसमें तो आवेदन वाली बात ये कि जो आवेदन करेगा, इसमें हमको पता है 42 खतें हैं, उनमें जो है 42 आदमी रखे जाने चाहिए, रखे जाएंगे 39 खतें। हाँ जी राजगुरु जी। देखिए सर, उसमें ऐसा है कि जो ये महासू महाराज किसी के कोई व्यक्तिगत नहीं, वो पूरे इलाके के देवता है, सबकी आस्था है। हिमाचल के लोगों को जौनसार, हमारे तो वैसे भी कुल आराध्य देवता है। तो जो कमेटी जो बनी है, कमेटी वहां के डेवलपमेंट के लिए बनी है, और जो मंदिर में चढ़ावे के रूप में जो हजारों करोड़ रुपए की आज धनराशि जमा है, जो देखने के लिए मिल रही है, जो वहां काम भी हुए, जो दिख रहे हैं, तो उसके लिए केवल है प्रशासन को इसमें कमेटी में रखा गया। अन्य जगह भी आप देखो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सब जगह प्रशासन। और अब तो उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड भी बना दिया है स्पेशल, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर बाकायदा इसकी चेयरपर्सन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे खत के लोग जो हनोल मंदिर समिति से जुड़ना चाहता है, उनका स्वागत है। किसी प्रकार वो अच्छे सुझाव दें, मंदिर समिति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। जैसा सचिव साहब ने कहा, उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है कि वो अध्यक्ष मंदिर समिति को अपना दें आवेदन में, हम इस मंदिर समिति से जुड़ना चाहते हैं। तो जब कमेटी की जब भी बैठक होती है कोर कमेटी की, तो उस प्रस्ताव को उसमें लाया जाता है और उसमें एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत सदस्य को रखने में रखे गए हैं। जितेंद्र चौहान जी आप देखिए, खत लखवाड़ से रखे गए हैं। डॉक्टर नरेंद्र चौहान जी हैं, उनको रखे गए हैं। आप बंगाल से तक राजेंद्र सिंह चौहान जी को रखे गए हैं। ऐसा नहीं हिमाचल से भी लोगों को जोड़ा गया, ऐसा नहीं। जिन लोगों ने क्या कहते हैं उसमें आवेदन किया, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे कोई रिटायर अधिकारी हो, हम तो चाहते हैं कि वहाँ जैसे नरेश चौहान जी, ये तो मंदिरों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। हमारे यहाँ जौनसर बार में लखवाड़, बिसोई, कई मंदिरों का इन्होंने आर्किटेक्ट डिजाइन किया है। तो हमने बल्कि हनोल मंदिर में भी इनका सहयोग लिया है, सराय के टाइम आप पूछ सकते हैं, तो इनका सहयोग मिलता भी है। तो ऐसे लोग, अगर अच्छे लोग उसमें जुड़ेंगे, तो बल्कि मंदिर समिति को और अच्छा आगे बढ़ने के लिए क्या कहते हैं मदद मिलेगी। नहीं, इसका कुछ ऐसा होता है राजगुरु, जैसे समय सारणी वगैरह, जैसे आप जो है जंदोई मेला होता है, ऐसा है ना कि उसका कोई प्रक्रिया नहीं। आप आज आवेदन करेंगे तो जब कमेटी की बैठक बैठेगी, उसमें विचार होगा कि भाई इनका आवेदन आया है, और फिर उसकी क्या कहते हैं उनका पूरा बायोडाटा देखने के बाद फिर उनको बैठक में बुलाया जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा, चेयरमैन उसको अनुमोदन करती है। एक प्रक्रिया है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि जिसमें जो तो मंदिर के परंपरागत व्यवस्था से जुड़े हैं वो तो उसके राइट होल्डर है, वो तो उसके फाउंडर मेंबर वो रहेंगे 9 के 9 लोग। इसके अलावा जो क्षेत्र से बाहर से भी लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई जैसे अभी ये जो एक ऐतिहासिक फैसला है कि मतलब उसको जो है ग्राउंड बनाना है, या चालदा महाराज का जो भंडार है उसको 1 मंजिल नीचे करना है, ये मतलब विभाग ने तो फैसले ले लिए हैं। कुछ ये जो फैसले थे, अगर जो है नरेश बिश्नोई जी का ये है कि हर खत से 1 आदमी लिया जाए, मतलब तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आवेदन करेगा, हो सकता है 300-400 लोग सदस्य बन जाएं, लेकिन हर खत से अगर 1 आदमी सदस्य, देखो उसकी एक लिमिटेशन है, मेंबरशिप में भी एक लिमिटेशन होती है 20, 25, 30, इससे ज्यादा मेंबर नहीं रखे जा सकते। देखिए साहब, जो क्या कहते हैं, आप जानते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कितनी आप रख सकते हैं, 20, 25, 30 या अभी 51, ऐसा कुछ, या 21, जितने भी हैं। आपका माइक म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया आपका जी। बल्कि जो अच्छे लोग जुड़ना चाहें, हम तो उनके सुझाव वैसे ही भी मांगते ही हैं। तो नरेश चौहान जी, अगर किसी को आवेदन करना है तो राजगुरु जी ने बता दिया है कि आवेदन कर सकते हैं। अगली जो बैठक होगी उसमें जो है आवेदन स्वीकार किया जाएगा, उनको सदस्य बनाया जाएगा। तो जमाल साहब, आपने कहा कि कम्युनिकेशन गैप है,
और कहीं ना कहीं कानून भी आड़े आ रहा है, जिसमें आपको भी खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कुछ साहब जी से तो बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हुई, तो कम से कम इस बहाने साहब से मुझे भी बहुत मुखातिब अच्छा होंगे, लगा, ये बहुत बड़ी पुरानी बात है। यादें ताजा हो गई साहब, पुरानी यादें मैं ताजा हो गई। कोरोना काल में जुड़ गए, बहुत बड़ी बात है सर। जी जी नहीं तो 2020 तो वैसे भी बड़ा जी संकट बहुत ही खतरनाक रहा है सर। पूरी दुनिया के लिए। जी सर। तो अब समय को देखते हुए जमाल साहब मैं आपके पास आऊंगा कि कानून भी कहीं ना कहीं परेशानी है, और विभाग की भी आपने कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, जो भी दिख रहा है सामने अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां आई हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के आड़े है। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे विभाग को, क्योंकि आप तो रिटायर हो गए हैं, और आपके ही माध्यम से हम भी जो आपको आज पैनलिस्ट बिठाया, तो हम भी कहीं ना कहीं विभाग को ही मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कुछ मैसेज। मैं अपने विभाग के जो लोग भी हैं, खास करके जो वहाँ के इंचार्ज हैं उत्तराखंड सर्किल के, उनसे भी बात करूंगा। वहाँ का इंजीनियर तो मेरे साथ काम कर चुका है, और जो वहाँ रावत हैं दूसरे इंजीनियर, वो भी हमारे साथ काम कर चुके हैं। मैं उनसे जरूर बात करूंगा और उनको यही समझाऊंगा कि आप कमेटी के जो भी लोग हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद उनसे पूछें। खास करके पुजारी जी जैसे हैं कि वो खुद बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, हम क्या क्या काम कराना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जनता पब्लिक वहाँ की खुश हो, अच्छा लगे। देखिए पर्पस दोनों का एक ही है, चाहे वो कमेटी के लोग हैं, चाहे मंदिर के अंदर रहने वाले लोग हों, चाहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सबका एक ही उद्देश्य है कि मंदिर अच्छा उसका स्वरूप बना रहे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो सौंपा है धरोहर, इसको हम और आगे अच्छे से अच्छा कर सकें। तो ये कम्युनिकेशन गैप है। मैं जरूर अपनी विभाग के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उत्तराखंड के, उनसे बात करूंगा, टेलीफोन पे करूंगा, आज ही रात में करूंगा, और उनको भी बताऊंगा कि देखो जो भी काम करो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो कंजर्वेशन का काम है, तुम्हारा जो तुम चाहते हो वही वो भी चाहते हैं, दोनों की एक ही मकसद है, मकसद दोनों का एक ही है कि धरोहर वैसे ही अच्छी मेंटेन रहे और हमारी आस्था भी वैसे ही कायम रहे। तो दोनों का एक इस कंफ्यूजन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है। हाँ बचना शर्मा जी, बचना शर्मा जी आप सुन पा रही हैं? जी सर जी। कुछ आप अंतिम में कुछ संदेश देना चाहती है, क्योंकि लाखा मंडल से आप अकेले हैं, और जो है जो परिस्थितियां जो वहाँ पे आप देख रही हैं, जो रोज आप उससे रूबरू हो रही हैं, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? हेलो जी जी आ रही आवाज? जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो हाँ आवाज आ रही है, बताइए। हेलो जी 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 सर, मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ सर कि पुरातत्व विभाग के माध्यम से एक यहाँ पे धर्मशाला बनाया जाए, और यहाँ पे सर 12 मास टूरिस्ट आता है, और यहाँ पे ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे पांडव आते हैं पूरी पूरी रात, 2-2, 250-250 लोग खुले में रहते। आपकी आवाज म्यूट हो गई है, माइक म्यूट हो गया आपका बचना जी। चलो सचिव साहब से तब तक मुखातिब हो जाएगी। हाँ जी बोलिए जी। यहाँ पे सर देश विदेश से टूरिस्ट आता है सर जी। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। आवाज में दिक्कत आ रही बचना जी, वहाँ शायद नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है। करेक्ट, नेटवर्क दिक्कत जी। है थोड़ा। जी 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 सर, मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आप? मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ सर कि यहाँ पे ये धर्मशाला होना चाहिए, और यहाँ पे देश विदेश से टूरिस्ट आता है सर, यहाँ पे ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, और 2-2, 250-250 लोग पांडव आते हैं सर, यहाँ पे खुले मैदान में रहते हैं सर, और यहाँ पे शौचालय की भी बड़ी दिक्कत है सर। जितने भी मंदिर में कर्मचारी हैं क्या बोलते हैं विभाग के, उनके लिए शौचालय नहीं है सर, यहाँ पे विभाग के लिए नहीं है, और गांव वालों के लिए, जितने भी गांव वाले अपने मकान की रिपेयरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी नोटिस भिजवाई जा रही है, और जो अपना नया निर्माण कर रहे हैं उसके लिए भी, उनके लिए भी नोटिस दी जा रही है। तो सर ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि जनजाति लोगों का शोषण किया जा रहा है, और भोली भाली जनता है
जब विभाग द्वारा नोटिस आती है तो सर ये बहुत दहशत फैल जाती है सर, उनमें बहुत डर जाते हैं। सीधे साधे लोग हैं, और जो पुजारी है सर, यहाँ पे पुजारी अपना निस्वार्थ वहाँ पे ड्यूटी देते हैं सर। हम सर, हमारी धरोहर है सर वो। बिल्कुल आपकी धरोहर है साहब, लेकिन जो आपकी समस्या जो आप बता रही ये पूरे हिंदुस्तान में है, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं भी भुगतभोगी हूँ। मेरा खुद का मकान भी 65 मीटर है। रिटायरमेंट के बाद मुझे भी परमिशन लेना पड़ा मरम्मत के लिए, क्या करूँ। ये तो कानून जो है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। देखिए सुनिए, जो यात्रियों के ठहरने की बात कर रहे हैं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है कि वो वहाँ पे होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, इस तरह का काम जो है टूरिज्म का है। हमारा जो काम है मंदिर के अंदर का काम है, यानी मंदिर की सुरक्षा करना, मंदिर की देखभाल करना, मरम्मत करना। हमारी पुरानी धरोहर है, हमने रख रखाव के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं सर, विभाग वाले। और अरे मैंने तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने उसके कंपाउंड में खुदाई करके 27 मंदिर खोद के निकाले, याद है आपको। मैंने कंपाउंड में खुदाई करके इतने सारे मंदिर और निकाले। वो तो हाँ एक ही मंदिर था, आपको याद है? नहीं याद है? आपने देखा है? मैंने नहीं देखा सर। मैंने उसी कंपाउंड में खुदाई करके बंदी हो रखी है, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। अरे दिव्य साहब, मैंने वहां पे स्कल्पचर शेड बनाया। आप देखिए कि मूर्तियों को कमरे में से निकाल के छाट के, जो अच्छी अच्छी मूर्तियां थी उसको मैंने एक छोटे से म्यूजियम नुमा बनाया है। आप क्या बात कर रही? वहां बहुत काम किया है, बाउंड्री वाल से लेके खुदाई की, मरम्मत की, छत बनाई मंदिर की। वहाँ पे जो पहले की पत्थर की दीवार थी वो क्यों उखवाड़ी सर? वहां से जो पुराना, जितना भी पुरानी धरोहर थी हमारी, सारा आप लोगों ने छेड़छाड़ कर रखी है सर वहाँ पे। और पुजारियों को इतना तंग किया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है सर। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी सर। देखिए वहाँ जो भी कर्मचारी आपके वहीं के रहने वाले हैं, उसी मंदिर से सटे हुए रह के सर जी, उनके लिए एक शौचालय तक नहीं है। देखिए शौचालय तक नहीं है। वो आपका कहना सही है कि शौचालय बनना चाहिए कंपाउंड के अंदर, यानी जो हमारा क्षेत्र है, हमारा एरिया है, गंदगी मची हुई है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आपका सही है, वो आपकी डिमांड बिल्कुल सही है सर। आंखों पे लोहे की ग्रिल लगी हुई है, उसमें पत्थर की दीवारें लगे जी जी। देखिए मैं जब काम किया, जमाल साहब एक प्रश्न आ रहा है कि जो भी जो निविदा लगी है, इसमें कई नियमों की अनदेखी करी गई है। डॉक्टर दीवान सिंह रावत है रंगियों से पूछ रहे हैं कि जो टेंडर लगा है इसमें कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी करी गई है। नहीं देखिए ये आजकल का जो प्रॉब्लम है यही है कि ये आजकल आपको नेट पे, जैसे इंटरनेट पे आज आप बात कर रहे हैं हमसे, इसी तरह से आर्कुल का सर्वे ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पे निकालती है, तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी आदमी कहीं से भी भर सकता है। आप समझिए, अब ऐसा नहीं कि हम बुला के देंगे, ये तो ओपन होती पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैसे ये नेट से आपसे बात कर रहे हैं, ये तो ओपन टेंडर होता है, इसमें जो कोई भी भर सकता है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी आदमी उसमें भर सकता है। उसको जो है वास्तविकता में वो काम वहाँ पे नहीं, वास्तविकता में वो काम वहाँ पे नहीं होना था, जिसका जो है हवाई हवा में जो है आपने खाका नहीं कोई हवाई से, माफ करिएगा, ये मंदिर का काम है, कोई भी आदमी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करता। मैंने तो इतने साल 35 साल नौकरी की है, आप यकीन मानिए कि ये मंदिर का ऐसा काम है, हर आदमी भगवान से डरता है, ज्यादातर लोग गॉड फियरिंग है, भगवान से डरते हैं, इसमें हेरा फेरी बेईमानी का कोई मतलब नहीं। सर आप जैसे अधिकारी होते तो शायद ये अड़चन ना आती जो आज जो है ये संवाद का मौका मिला। सचिव साहब के पास आऊंगा। सचिव साहब, मोहनलाल जी, काफी देर से मैं आपके पास नहीं आया हूँ, आपके तरफ से कुछ संदेश चाहता हूँ विभाग के लिए और स्थानीय लोगों विभाग के लिए। हाँ जी, विभाग जैसे कि जमाल साहब ने कहा कि हमारा जो 16 जून 1992 को कानून बना, तो हमारे तो जनजाति क्षेत्र जो है 1967 में घोषित हो गया, तो हमारे तो कानून होंगे, हम भी तो शौचालय बना सकते हैं वहाँ पर, लेकिन हमें तो बनाने नहीं देते। और इनके कानून ये हैं, लेकिन हमारे कोई कानून नहीं। हमको तो जनजाति वालों के लिए कोई कानून बने होंगे, तो ये हमको वहाँ पर जो है, जैसे कि आज जो है स्वच्छ भारत मिशन में भाई हर परिवार को शौचालय होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लेकिन हमें तो करने नहीं देते। और इनके कानून बाद में बने, नहीं सचिव, उसके लिए जमाल
ने पहले ही कह दिया है कि खुद ही ये लोग कानून में बंधे हुए हैं, खुद ही कानून के लिए जमाल साहब ने कह दिया कि ये गलत कानून है, वो खुद उसके भुक्तभोगी हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर है जैसे और आप उनको पूछ खुद रहे हैं परमिशन ना, लेनी। आप यकीन मानिए मेरा घर मैं समझिए तो पहले मेरा घर जहाँ पे वहां पे 14 मॉन्यूमेंट्स हैं, और आप यकीन मानेंगे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं कि आपके पूरे उत्तराखंड के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं तो एक किले के अंदर समा जाएंगे। इतना बड़ा किला मेरे घर के सामने है, हजारों मकान, सैकड़ों नहीं हजारों मकान है, सब लोग फंसे हुए मजबूर हैं। देखिए कानून शरीफों के लिए होता है, यकीन मानिए, गुंडों के लिए कोई कानून नहीं। तो वहाँ जो दमदार लोग हैं वो 2 का 4 मंजिल बनाए हुए, जाओ साले करते रहो केस। लेकिन जो शरीफ आदमी है वो बेचारा थ्रू पर जाने जाता है। आप समझिए कि मैं डायरेक्टर होके मुझे लग गया परमिशन लेने में 6 महीना मुझे लग गया परमिशन लेने में। तो आम पब्लिक तो अब ऐसा कानून है, क्या करेंगे आप, ये प्रोसेस है। राजगुरु जी समय को देखते हुए कार्यक्रम अब समापन की तरफ है। राजगुरु जी सुन पा रहे हैं? ना वो दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रही कुछ। हाँ अब सुन पा रहे हैं? कुछ कम्युनिकेशन हाँ आ रही है आवाज। हाँ कुछ वो थोड़ा सा कम। हाँ यहाँ पर ये विभाग ही ऐसा है, कायदे कानून ऐसे बने हैं कि खुद जो है डायरेक्टर को 6 महीने लग गए हैं परमिशन लेने के लिए। तो इसमें बड़ी जटिल समस्या है ये कानून को लेकर। यहाँ कानून के आगे सब जो है धराशायी हो गया है, अब वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो अंत में मैं आपके पास आऊंगा, क्या संदेश है विभाग के लिए और इस जो वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है? देखिए जो राजगुरु जी क्या हुई जमाल साहब से, इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, एसआई से लंबा अनुभव रहा है। बचना जी ने भी जैसे बताया, उन्होंने भी जो व्यवहारिक समस्या लोगों की आ रही है उसको उठाया। भारत चौहान जी ने भी जो क्षेत्र की जो पौराणिक व्यवस्था है जनजातीय क्षेत्र की उसको यथावत रखने के लिए बात करी। सचिव साहब ने भी कहा कि भाई जिस तरीके की दिक्कतें आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो उससे बहुत ज्यादा उसको उस आशंकाओं को शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। और कोई भी काम हो आपस में कम्युनिकेशन करके, और हर जैसा जमाल साहब ने कहा कि देखिए मंदिर समिति का काम भी मासूम मंदिर का विकास करना, और वो कर भी रही है, ऐसा नहीं, और दिख भी रहा है। हजारों सैकड़ों लोगों को आज दिख रहा है कि मंदिर समिति ने भी किया है और कर भी रही है। और क्या कहते हैं, पुरातत्व विभाग जो कह रहा है कि भाई हम संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन संरक्षण के साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ की समिति है, उनको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए, तब जाकर किसी काम को किया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके की समस्याएं सामने ना आए। और कानून में जो बदलाव है उसके लिए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी वार्ता करनी चाहिए कि भाई मैदान पहाड़ के लिए जो इस तरीके के कानून बने व्यवहारिक नहीं है, इससे बहुत समस्या आ रही, तो इसमें कुछ दुरुस्ती किया जाना चाहिए ताकि लोगों की भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इसमें तो आप ही से ही आस लगाई जा सकती है, आस कयास लगाई जाए, इसमें थोड़ा आप ही उजागर कर सकते हैं इस चीज को। हम तो बीच बीच में लोगों की समस्याओं को, उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं जी, जो उनकी बात होती है, जो उनकी समस्या होती है, तो हम लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं है। हम उनकी समस्याओं को उठाते, उनकी पीड़ा को उठाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बात ये तो समझ क्षेत्र, ये तो सर समूचे क्षेत्र की, या ये कह लो कि पूरे भारत की ही समस्या है। तो हमने इस समस्या के बारे में थोड़ा आप जो है इसको उजागर कीजिए, हम आपसे आशा करते हैं। और सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जमाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़ा अच्छा हुआ। सहवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बचना शर्मा जी, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार 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 नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद।